हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ये क्लास 12th का चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। मेनली आप हिंदी में इसको बोलेंगे जीवों का प्रजनन, सॉरी जीवों में प्रजनन। ठीक है, जीवों में प्रजनन। मेनली आप जानते हो पूरी बायोलॉजी हमारी डिवाइडेड है दो पार्ट में। ठीक, बायोलॉजी डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। ठीक है, इतना आप सबको पता होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, इसको बोलते हैं पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान भी बोल सकते हैं, पादप विज्ञान। अब अगर हम इसकी बात करें बॉटनी और जूलॉजी की, तो जो जूलॉजी होता है, मेनली जूलॉजी स्पेशली किसकी बात कर रहा होता है? जीवों की। ठीक है, जीवों की। और बॉटनी मेनली किसकी बात कर रहा होता है? पौधों की, पेड़ पौधों की, यानी प्लांट्स की, है ना, पेड़ पौधों की। और ये एनिमल की बात करता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अपने क्लास 12th की बायोलॉजी की, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक, इसमें जो सबसे पहला ईरा स्टार्ट होता है, अगर जूलॉजी की बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर ही है वो क्या है आपका? रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग ये जूलॉजी का पहला चैप्टर है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन पे बेस्ड इसने 3 चैप्टर डाले हुए हैं। रिप्रोडक्शन पे बेस्ड इसने 3 चैप्टर डाले हैं जूलॉजी के अंदर। तो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल में आपको ये पता होना चाहिए कि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। फिर जब हम बॉटनी पढ़ेंगे तो बॉटनी में भी पहला चैप्टर आएगा और वो होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यानी वहाँ पे हम पौधों के अंदर या फूलों के अंदर, मेनली ऐसे पौधे जिनके पास फूल होते हैं उनका रिप्रोडक्शन देख रहे होंगे। समझ पा रहे हैं? तो हम सबसे पहला जूलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग स्टार्ट करेंगे तो शुरू से करेंगे, दैट मीन्स ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा बेसिक को पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ताकि चीज़ें कनेक्ट आसानी से हो जाए। तो मेरे सबसे पहला जो शब्द आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। आखिर ये क्या होता है? आखिर ये क्या होता है? तो मेनली अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा रिप्रोडक्शन का पहले भी, तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में होता क्या है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, तो इस प्रक्रिया में नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के द्वारा, इस काम के द्वारा क्या होता है, क्या पॉसिबल हो पाता है कि एक नया जीव बनता है। ठीक है, एक नया जीव, एक नया इंडिविजुअल जीव, एक नया अकेला जीव बनता है, नया अकेला जीव तैयार होता है इस प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, मेनली आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिखा है, ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यही समझा दूं कि रिप्रोडक्शन कुछ नया नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसी प्रोसेस में से एक प्रोसेस है। जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, फिर एक्सक्रिएशन हो रहा है, एक्सक्रिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब भी तो प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर जो हो रहे हैं। तो मेनली अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो क्या किया जाता है? इससे बॉडी के अंदर हमारे क्या पहुंचाया जाता है? सांस, यानी ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। अब ऑक्सीजन को क्यों पहुंचाया जाता है? ताकि जो हमारा सेल है जिसके पास ये डाइजेशन के काम के द्वारा, डाइजेशन जब आप करोगे तो क्या करोगे? खाना खाओगे। मेनली पहले समझो डाइजेशन को, फिर रेस्पिरेशन को समझते हैं। तो एक्चुअल में सेल की रिक्वायरमेंट होती है। देखो यार, सब गेम पूरी बॉडी का जो खेल चल रहा है वो किस पे चल रहा है? सेल से। उसको भी समझ लो, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है वो बॉडी किससे मिलके बना है? सेल से। जानते ही हो, बॉडी के अंदर अगर जाओगे तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपको नजर आएंगे, है ना। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बने होते हैं? हर ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना होता है। हर ऑर्गन किससे मिलके बना होता है? टिश्यू से मिलके बना होता है। और टिश्यू किससे मिलके बना होता है? सेल से। ले दे के मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉडी हमारी किससे मिलके बनी है? सेल से, कोशिकाओं से। पूरी बॉडी का निर्माण ही कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये हमारी बॉडी स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और हमारी बॉडी के अंदर हर प्रोसेस आसानी से चलती रहे, अच्छे से चलती रहे, तो उसका कारण क्या बनना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने स्वस्थ सेल को क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्दी रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा।
उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करनी पड़ेगी। सेल क्या है, हमारी बॉडी का एक छोटा बच्चा है और हमारी बॉडी एक बड़ा बच्चा है। सिंपल समझो, हम लोग बड़े बच्चे हैं और हमारी बॉडी का छोटा बच्चा क्या है, सेल है। ठीक है, और इस सेल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप अलग अलग काम करते हो। समझ में आ रहा है? जैसे हमारी बॉडी को खाना चाहिए, तो खाना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा सेल मांग रहा है। समझ पा रहे हो? हमारे सेल की रिक्वायरमेंट है खाने की। डाइजेशन में होता क्या है, आप खाना खाते हो और खाने को तोड़ते हो। क्यों तोड़ते हो भाई? खाना पहले क्यों खाते हो? मैंने जस्ट बताया सेल को चाहिए। मेनली हम काम कर रहे हैं, तो काम करने का मतलब हम नहीं काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी के सेल काम कर रहे हैं। और सेल काम कर रहा है तो दुनिया का एक सिंपल नियम है कि अगर काम होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। तो सेल भी काम कर रहा है तो सेल को भी क्या चाहिए, ऊर्जा। तो अब वो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट करता है हमारी बॉडी से। मैंने बोला ना, सेल छोटा बच्चा है, हम बड़े बच्चे हैं। मिल ली, तो वो छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे से ही बोलेगा कि भाई हमको क्या चाहिए, खाना। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या किया गया, एक फंक्शन लगाया गया जिसके थ्रू हम खाना खा पाए। अब हम खाना खा रहे हैं तो हम तो बड़े बच्चे हैं, तो हम बड़ा खाना खा लेंगे। लेकिन सेल क्या है, छोटा बच्चा है, तो उसको तो तोड़ के खिलाना पड़ेगा ना। मेनली आप रोटी खाते हो तो आप रोटी आराम से खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक छोटा बच्चा होगा, मतलब आपको जैसे भी बड़ा टुकड़ा मिलेगा तो भी आप खा लोगे, छोटा टुकड़ा मिलेगा तो भी खा लोगे। लेकिन जब छोटे बच्चे की बात होगी तो फिर छोटे बच्चों को बहुत महीन पार्टिकल में तोड़ना पड़ता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ के तब खिलाया जाता है, क्योंकि वो बड़ा निवाला नहीं खा सकता। ऐसे समझते हो ना, खाने को निवाले के रूप में खाया जाता है। तो हम उठाते हैं तो एक कवर या निवाला होता है जो, उसको हम बड़े फॉर्मेट में खा लेते हैं। यानी इतना ज़्यादा खाना हम खा लेंगे, बच्चा खा लेगा नहीं, बहुत छोटा सा। यानी उस खाने को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। रोटी को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही बॉडी जो खाना खा रही है वो क्यों खा रही है, ताकि सेल को खाना मिले। ठीक है, अब बॉडी जो खाना खा रही है, क्योंकि हम बड़े बच्चे हैं तो बड़ा निवाला खाएंगे, उस बड़े निवाले को किस में तोड़ना पड़ेगा, छोटे निवाले में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो बड़े निवाले से छोटे निवाले में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन। यानी हमारी बॉडी एक काम करती है, डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन में होता क्या है, मेनली बड़े निवाले से छोटा निवाला बनाया जाता है ताकि ये बच्चा खा पाए, यानी सेल खा पाए। ठीक है, क्लियर है? तो डाइजेशन में क्या काम हो रहा है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चूंकि डाइजेशन हो कहा रहा तो इसके लिए एक सिस्टम पूरा बना दिया गया, पेट तक है पूरा सिस्टम, है ना। यानी आप खाना खाओगे, यानी जो निवाला खाओगे और टूट के पेट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सेल के खाने लायक खाना बन गया। इन प्रॉब्लम क्या है कि वो खाना पेट में ही है ना। अभी सेल तो हमारे पूरी जगह पे है, केवल पेट में थोड़ी ना सेल है। सेल तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, हमारी आंखों पे सेल है, हमारे बाल के पास सेल है, हर जगह सेल है। तो अब इन सेल को क्या करना पड़ेगा, खाना पहुंचाना भी तो पड़ेगा। दूर दूर है बच्चे, सबको ले जाके खाना खिलाना पड़ेगा। पेट तो हमारा हर जगह से ऐसे घूम घूम के जाके खाना खिलाएगा नहीं, पेट तो वहीं पे रहेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक नया सिस्टम, यानी एक नया काम करना पड़ेगा खाना पहुंचाने का। समझ पा रहे हो? तो खाना पहुंचाने के लिए हमने किसको रखा है, मतलब खाना पहुंचाना मतलब सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए हमने किसको रखा है, सर्कुलेशन। ये मेनली क्या होता है, इस पूरे का अर्थ क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। बॉडी के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कौन कराता है, सर्कुलेशन। मतलब उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। और ये करा रहा होता है जो सिस्टम, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मतलब सर्कुलेशन के अंदर कौन काम कर रहा होता है, एक तो ब्लड, दूसरा हार्ट। इसको समझ लीजिएगा, एक ब्लड और दूसरा हार्ट। ठीक है, ये ब्लड, ये हार्ट। अब ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कौन करा रहा है, ब्लड और हार्ट। तो खाना आपने खाया, छोटे छोटे टुकड़े में हो गया, तो ब्लड क्या करेगा, उसको पूरे सेल के पास पहुंचा देगा। पहुंचा दिया तो सेल के पास पहुंच गया खाना। अब सेल कहता है कि यार मैं ये खाना खा तो लूँगा, लेकिन उससे मुझे इससे एनर्जी नहीं मिलेगी, मुझे इस खाने के साथ कुछ और चाहिए। वो क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जैसे मैं अपने खाने को, मतलब इस खाने से मुझे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना। सेल ने क्यों मांगा था खाना, ताकि ऊर्जा मिल जाए उसको। अब सेल के पास जब खाना पहुंचा तो सेल ने एक नया नखरा स्टार्ट किया। क्या, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे वाले होते हैं, तो बच्चों ने, मतलब इस सेल ने क्या कहा कि भैया ये जो खाना है ये हम ऐसे नहीं खाएंगे, क्योंकि हम ये खाएंगे भी तो भी हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमको चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा बनाने के लिए मुझे इस खाने को और तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। समझ पा रहे हैं? तो इसने बॉडी से क्या रिक्वायरमेंट कर दी, ऑक्सीजन की। समझ पा रहे हैं? तो बॉडी को एक और काम करना पड़ेगा, और उस काम को कि जिसमें ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेके देते हैं, यानी ऑक्सीजन लेने का जो काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेने का काम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेने का काम होता है। ये सब काम है कि नहीं है, सब वर्क है। डाइजेशन में खाना तोड़ने का काम होता है, खाना तोड़ने का काम होता है। ठीक है, अब इतना हो गया, ये 3 काम हो गए। सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ऑक्सीजन पहुंचने, अब देखिए सेल भी, मतलब ये जो रेस्पिरेशन का काम होता है उसके लिए अलग सिस्टम बनाया गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स तक आता है आपकी कहानी, मतलब मेनली कौन होता है, लंग्स होता है।
मतलब नोज है, नोज से लंग्स, लंग्स तक हो गया तो हवा ऑक्सीजन कहाँ तक जा सकती है, लंग्स तक, लंग्स के बाद सेल तक पहुँचाना है तो फिर किसको लेके पहुँचाना पड़ेगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने किसको रखा है, ब्लड और हार्ट को। तो मेनली ब्लड जो होगा वो क्या करेगा, फिर से वो जो ऑक्सीजन आया उसको कहाँ तक पहुँचाएगा, सेल तक। अब सेल क्या करता है भाई, सेल जब उस ऑक्सीजन को पाता है तो क्या बना देता है, एटीपी। क्या बना देता है, एटीपी। समझ में आ रहा है, एटीपी बना देगा, और जब एटीपी बना देगा तो उसको मिल गई ऊर्जा। क्लियर है, क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। अब जब ऊर्जा मिल गई तो सेल चार्ज हो गया, सेल चार्ज हो गया तो हमारी बॉडी का हर पार्ट काम करना स्टार्ट हो गया। मेरा हाथ काम करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इस सेल के पास, मतलब इस हाथ के सेल के पास क्या है, ऊर्जा है। क्लियर है, बिल्कुल। यानी ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारे काम हो चुके हैं। अब एक काम और देख लीजिए, एक्सक्रिएशन। मेनली हमारे बॉडी के अंदर ये जो ब्लड है बेचारा इधर से उधर दौड़ते रहता है। जैसे सेल बनाएगा एटीपी तो उस दौरान ऑक्सीजन लिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड को बेचारा फिर से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी के काम लायक है नहीं। अगर वो सेल के अंदर रहा तो नुकसानदेह है, तो सेल तुरंत रोने लगेगा, कहेगा कि नहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाओ। तो बॉडी फिर क्या करती है, सर्कुलेशन करवाती है उस कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर की ओर। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन है, गाड़ी लेके कौन चल रहा है, ब्लड। जहाँ समस्या ब्लड दौड़ के पहुँच जाएगा, समझ में आ रहा है। और वो तुरंत कचरा उठाएगा या जो भी पहुँचाना है, ले आना है, ले जाना है, वो सब ब्लड कर रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, फिर लंग्स के थ्रू बाहर कर देता है, नोज के थ्रू बाहर। अब एक्सक्रिएशन मतलब ब्लड ये सब काम करता है तो बहुत सारा कचरा भर जाता है। अब उस कचरे के साथ यदि सेल के पास पहुँचेगा तो वो कचरा सेल में पहुँच जाएगा, जिससे सेल हमारा छोटा बच्चा है खराब हो जाएगा। भाई बच्चों को खराब चीज़ें नहीं खिला सकते, तो इसलिए ब्लड को साफ करना पड़ता है। तो ब्लड को साफ करने का काम कौन करता है, एक्सक्रिएशन। मतलब ब्लड को साफ करने का काम एक्सक्रिएशन कहलाता है। और ये कौन करता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और इसमें मेन कौन होता है, किडनी। इसमें कौन होता है, स्टोमक। मेन पोर्शन बता रहा हूँ। इसमें कौन होता है, लंग्स। क्लियर है। अब मेनली इसमें क्या होता है, ब्लड को साफ किया जाता है ना, ब्लड को साफ करने का काम होता है। ये सब क्या है, काम है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। उन्हीं कामों में से एक काम है रेस्पिरेशन, उन्हीं कामों में से एक काम है रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा, नया जीव बन रहा होगा। न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब नया जीव बनाया जाएगा, नया जीव बनाया जाएगा, ठीक है ना। और नया जीव बनाने का जो काम होता है वही रिप्रोडक्शन है, सीधा मतलब यही है। क्लियर। बाकी बुक की जो डेफिनेशन है वो अलग है, मतलब वो भी ले दे के बात यही कहेंगी, समझ में आ रहा है। बट फिर भी मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना। नोट्स मैं पुनः बोलूँ कि नोट्स आपके पास पहले से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बताइएगा। 75,473 नोट्स है ना, आपको कहीं से भी नोट्स दे दिया जाएगा। मेन पोर्शन क्या होता है, समझना। आप समझ गए तो चीज़ें अपने आप अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है। अब अगर आप एक बार समझे रहेंगे तो फिर कोई भी डेफिनेशन आपके सामने रखी जाएगी, आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, है ना। पहले मैं वो डेफिनेशन दे दूँ फिर समझाऊँ तो वो भी आसान है, मैं अगर डेफिनेशन लिखूँ फिर समझाऊँ तो भी आसान है, समझ में आ रहा है। लेकिन उससे मुझे जो लगता है टाइम मेरा जाया होगा, तो मैं उस पर काम नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये काम करूँगा कि आपको समझाऊँगा। जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ दैट मीन्स जो मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूँ वो लिखिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वो आप अपने एग्जाम में लिखिएगा, ये समझने के लिए लिखिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो रिप्रोडक्शन में हम क्या देख रहे होंगे, कैसा काम कर रहे होंगे, तो मेनली हम एक नए जीव को के फॉर्मेशन को देख रहे होंगे, ये नए जीव के फॉर्मेशन का काम देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बॉडी। समझ में आ रहा ना, कुछ अलग नहीं है ये। जैसे ये सब काम हो रहा है वैसे ही ये काम हो रहा है, समझ आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई, मतलब अगर क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये ना हो तो जीवन नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे बाकी काम जरूरी है वैसे ये काम भी जरूरी है, ठीक है। तो इस फीलिंग के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि हम एक काम को समझने जा रहे हैं, ठीक। स्टार्ट किया जाए, चलिए। अब मेनली रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप लोगों ने इतने सारे काम देखे, तो बॉडी के अंदर बहुत सारा काम होता है। तो थोड़ा सा मैं एक और बात समझा दूँ यहाँ, जानते हैं क्या, कि मेनली ये सब काम बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर। ये सब काम हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं कि हो, ये भी मैं बता दूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लो। अब तो इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं कमी बता रहा हूँ, बट ऐसा सोचिएगा मत। फिलहाल में मैं बस समझा दे रहा हूँ इतना कि देखो यार, प्रजनन मतलब ये होना एकदम अति आवश्यक है। अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस रुकेगा तो बॉडी की कहानी खत्म, यानी आपकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, समझ में आ रहा है। जैसे रेस्पिरेशन रुक गया, दैट मीन्स ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, रेस्पिरेशन का काम बंद। तो रेस्पिरेशन का काम बंद होने का मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो सेल एनर्जी नहीं बना पाएगा, सेल एनर्जी नहीं बना पाएगा,
तो डिस्चार्ज हो गई बॉडी, और बॉडी का डिस्चार्ज होना ही मतलब डेथ होता है, खत्म। समझ आ रहा है? ऐसे ही डाइजेशन यानी बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो सेल ले ही नहीं पाएगा, सेल ले ही नहीं पाएगा तो दैट मीन्स फिर एनर्जी नहीं मिली, डिस्चार्ज हो गया, खत्म। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन आएगा लंग्स तक ही रह जाएगा, और डाइजेशन होगा तो सिर्फ पेट तक रह जाएगा। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स दोनों मिल नहीं पाएंगे और पूरी बॉडी के सेल तक ये दोनों नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सर्कुलेशन बंद हो गया तो भी डेथ। एक्सक्रिएशन, अगर ब्लड हमारा कचरा मतलब ब्लड के अंदर क्या भर गया, कचरा भर गया, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये सब तो बहुत तगड़े काम करते हैं, मतलब इसमें सबसे अगर तगड़ा बात किया जाए तो ये दोनों है। अगर रेस्पिरेशन रुक गया और सर्कुलेशन रुक गया तो ये इन दोनों के रुकने पे तुरंत ही डेथ। डाइजेशन कुछ देर के लिए आपका काम रोक सकता है, मतलब तुरंत नहीं डेथ होगी, लेकिन रेस्पिरेशन सांस रुक गई तो आप तुरंत गए, और सर्कुलेशन रुक गया तो भी आप तुरंत गए, क्योंकि ब्लड 24 घंटे दौड़ रहा है और 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए सेल को। थोड़ी देर के लिए भी सप्लाई रुक गई, गेम ओवर। तो ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन थोड़ा बहुत रोका जा सकता है, समझ में आ रहा है? आप खाना ना खाइए कुछ दिन तक तो जिंदा रह सकते हैं ना, ऐसा ना? लेकिन अगर आप सांस ना लें तो कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? अगर आपका ब्लड रुक जाए तो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? 1 सेकेंड नहीं रुकेंगे, ठीक है। और एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रिएशन मतलब ब्लड के अंदर से कचरा निकालना। तो मेनली कभी कभी आप देखते हैं कि किडनी खराब हो जाती है जो प्योरीफाई करती है, फिर भी आप कुछ दिन तक तो जिंदा रह सकते हैं ना, डायलिसिस प्रोसेस करवाया जाता है, जिंदा रह लेंगे। मतलब ले दे के मतलब ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, मतलब ये भी जरूरी है, ये कुछ दिन तक आपको बचा देंगे। मतलब अगर ये खराब भी हो गया तो कुछ दिन आप बच सकते हैं, लेकिन ये दोनों खराब हो गया, गेम ओवर। समझ आ रहा है? लेकिन पूरा ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अगर ये चारों में से कुछ भी नहीं होगा तो दिक्कत क्रिएट होगी बॉडी के लिए, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी आपके सामने। मेनली इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि हम अगर हैं तो हम अपने जैसा और बना लें, ताकि जो जीवों की उत्पत्ति मतलब जो जीव हैं उनकी संख्या कम ना हो जाए। अब सपोज करिए धरती पे केवल 100 लोग हैं, 100 लोग आए धरती पे, सपोज करिए भगवान ने भेज दिया उनको। अब ये 100 लोग धरती पे आए और उसके बाद ये लोग चुपचाप बैठ गए, मतलब जो काम है ये सब कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन नहीं उनके द्वारा हुआ। तब ये 100 लोगों से जनसंख्या बढ़ पाएगी? नहीं। एक समय के बाद डेड हो जाएंगे सब के सब, 100 के 100। मतलब भगवान ने भेजा 100 जीवों को, अब ये 100 जो जीव कुछ दिन तक जिए और कुछ दिन बाद ये खत्म, तो फिर क्या नए जीव आ पाएंगे? यानी फिर से पृथ्वी के ऊपर से क्या हो गया, जीवों का जो पूरा का पूरा नामो निशान था वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? जीव खत्म है कि नहीं है? तो अगर हम चाहते हैं कि जो हम हैं वो हमारे जैसे और लोग रहें, तो हम अपने जैसा बनाने के लिए काम करते हैं, ताकि जीवों की कमी ना हो। समझ में आ रहा है? ताकि हम एक नया जीव बना पाएँ, और उस नए जीव के थ्रू हम अपनी जो प्रथा है, या सीधा बोलूँ तो अपने सिस्टम को बरकरार रखें। सिस्टम को बरकरार दैट मीन्स जीवों का यहाँ पे नामो निशान बचा के रखें। समझ आ रहा है? हाँ या ना? ये एक केवल और केवल काम है ताकि हम एक नए जीव पैदा कर सकें और वो नए जीव यहाँ पे रह सकें, ठीक है, हमारा अस्तित्व बचा रहे। तो मेनली खेल है अस्तित्व का। अस्तित्व को बचाने के लिए काम किया जाता है। मेन पर्पज समझ में आ रहा है? दैट इज द मेन पर्पज। रिप्रोडक्शन का मेन पर्पज अपने अस्तित्व को बचा के रखना। हर एक ऑर्गेनिज्म, चूंकि आप जानते हैं कि 10 लाख से अधिक प्रजातियां हैं, है ना, 10 लाख से अधिक प्रजातियां हैं लिविंग्स के अंदर। और अगर हम बात करें तो इन 10 लाख की प्रजातियों में से हर प्रजाति ये चाहिए कि मेरी प्रजाति बची रहे। जैसे आप डायनासोर के बारे में जानते हो, डायनासोर आपने सुना होगा कभी, आज के डेट में डायनासोर है, ये डायनासोर की पूरी प्रजाति ही खत्म। समझ पा रहे हैं? तब उसका तो कारण कुछ और था। कारण क्या था? उल्कापिंड आके गिरा था अर्थ के ऊपर और उसके कारण तबाही मच गई थी, है ना, तो वो खत्म हो गए, डेड हो गए। लेकिन सपोज कर लीजिए आज के डेट में अगर 4 और डायनासोर पैदा हो गए, कहीं से आ गए ऊपर से, अब वो 4 डायनासोर चाहते हैं कि डायनासोर जैसा नाम रहे, लोग देख पाए डायनासोर को, तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी वो 4 से 400 होंगे, तब उनकी प्रजाति रहेगी। अब अगर वो 4 आए, चारों ने फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं किया, तो ये काम नहीं किया, ये तो चल करना ही पड़ेगा उनको जीने के लिए, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया, तो फिर उनका फिर से नामो निशान क्या हो जाएगा? खत्म। समझ में आ रहा है? तो रिप्रोडक्शन का काम ही यही है कि किसी भी स्पीसीज के अस्तित्व को बचा के रखना, उसके लिए जो काम करना पड़ता है वो रिप्रोडक्शन है। आई होप क्लियर हो गया होगा।
तो रिप्रोडक्शन में हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर अपनी अपनी थिंकिंग आप क्लियर नहीं रखोगे रिप्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है थोड़ा सा अननोन है ये, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला ना कि ये जो है ये आप सबको पता है, क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस, आप क्लास 10 के अंदर चैप्टर पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस, जीवन जीने के लिए जो प्रक्रिया है ये यही है, इसके थ्रू आप जीवन नहीं जी रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये कंपलसरी नहीं है कि आप ये करेंगे तभी जीवन चलेगा, बट जरूरी है, ये भी जरूरी है ताकि आप अपने अस्तित्व को बचा के रखें, समझ में आ रहा है? तो ये चारों तो ऑटोमेटिक होती हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। और चूंकि एक ऐसा टॉपिक है रिप्रोडक्शन कि लोग, इससे मैंने अभी जस्ट बताया कि अननोन है, इसका मोटिव क्लियर नहीं है लोगों के, मतलब इस टॉपिक के प्रति लोगों का मोटिव क्लियर नहीं है, इसीलिए इस टॉपिक को लेके ओपनली बातें नहीं हो सकती हैं, समझ पा रहे हैं? क्योंकि लोगों का मोटिव क्लियर नहीं है, लोग इसके उद्देश्य को समझ नहीं पाते, समझ में आया? इसका मेन उद्देश्य क्या है रिप्रोडक्शन का? तो यही है कि अस्तित्व बचा के रखें, आप अपने जैसा एक और बनाएं, ठीक? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है मेन मतलब। अब ये कैसे हो रहा है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, इसी को सीखना है रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक? तो आई होप आपको अब पूरा क्लियर हो गया होगा, और मैं इसी मोटिव के साथ चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, तभी मैं वाइडली वर्क कर सकता हूँ और आप भी बड़े लेवल पे चीज़ों को सोच सकते हो और समझ सकते हो, ठीक? तो इसी उम्मीद के साथ मैं अब इस रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक? चलिए, मेनली रिप्रोडक्शन की कहानी को अगर हम आगे की ओर देखें तो रिप्रोडक्शन में ये तो समझ में आ गया कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की के फॉर्मेशन की भी कहानी को समझें तो मेनली वो सब खेल कहाँ से होगा? कोई भी काम होगा वो सेल के लिए होगा। नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने का मतलब क्या है? नया सेल बनना, यही तो है, कैसा नो? नया सेल बनना। अगर नया सेल नहीं बनेगा तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, तो यहाँ पे सेल का ही काम चल रहा होगा। चलो फिलहाल में हम रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे समझें, तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के एडवांटेज को समझते हैं। रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? आप न्यू स्पीसीज का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना, या सिंपल नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, या हिंदी में लिख दो यार, अस्तित्व बचा सकते हैं, एग्जिस्टेंस बचा सकते हैं, मतलब एग्जिस्टेंस बरकरार रहेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन आता है, ठीक है। वेरिएशन आएगा जो स्थिति बदल सकता है। ये दो ही बातें मैं लिखूंगा और ये मैं बोलूँगा कि ये दो फायदे हैं। पहला तो एग्जिस्टेंस बरकरार रहेगा, कोई भी स्पीसीज है उसका जो अस्तित्व है वो बना रहेगा, और दूसरा रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन के थ्रू क्या होगा, उसके अंदर चेंज आएगा। वेरिएशन मतलब चेंज, तो चेंज आएगा तो मे बी वो रिप्रोडक्शन के मतलब रिप्रोडक्शन करोगे तो वेरिएशन हो सकता है जाए, और वेरिएशन के थ्रू हो सकता है स्थिति चेंज हो जाए, ठीक है। तो मेनली कई जगह पे आपको वेरिएशन के लिए भी रिप्रोडक्शन करते हुए देखा जाएगा। मतलब कई लोग दैट मीन्स मेनली आप देखेंगे अभी तो लेबोरेटरी के अंदर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए बाद में, तो मेनली रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर इसलिए अपनाया जाए ताकि वेरिएशन पैदा किया जा सके। अब वेरिएशन क्यों पैदा किया जा सके इसको हम समझते हैं। फिलहाल में रिप्रोडक्शन को समझो होता कैसे है। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? सेल से स्टार्ट होगी, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप नोट करिए, एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, स्टार्ट। चलिए, अब मेनली हम रिप्रोडक्शन को यहाँ से समझते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है, यानी ये जो काम होगा वो दो तरीके से होगा। मतलब काम करने के तरीके के आधार पे रिप्रोडक्शन कितने होते हैं? दो। एक होता है असेक्सुअल यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन और इसको बोलते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। मैंने बोला काम करने के आधार पे ये दो तरीके का होता है। काम क्या है भैया? नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है। नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने का जो काम होता है वो दो तरीके से होता है। इस आधार पर रिप्रोडक्शन हमारा दो तरीके से हुआ है। अब क्वेश्चन है कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो मेरे लिए एक बात समझिएगा। क्या समझे सर? जो हमारी बॉडी है
वो दो टाइप के सेल से आपको बनती हुई नजर आएगी। एक होगा सोमैटिक सेल, और दूसरा होता है गैमेट सेल। ठीक है, गैमेट सेल। ठीक, सोमैटिक सेल और गैमेट सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका, और इसको हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका बोल सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अच्छा, सोमैटिक सेल यानी कायिक कोशिका जो होती है, इससे हमारे बॉडी का पूरा फॉर्मेशन हुआ। मतलब हमारी बॉडी है, ये हमारी पूरी बॉडी है, तो ये बॉडी का जो निर्माण हुआ है, हमारी बॉडी का जो निर्माण हुआ है, वो किसके द्वारा हुआ है? सोमैटिक सेल के द्वारा। जबकि गैमेट सेल कौन से होते हैं? गैमेट सेल उन सेल को, उन कोशिकाओं को कहते हैं जो नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती हैं। बात समझिएगा, गैमेट सेल नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जबकि सोमैटिक सेल उस बॉडी को बनाएंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट, जैसे ये सेल है हमारा, यहाँ का पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर टूट फूट हो गया, यानी यहाँ का सेल गायब हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ का सेल गायब हो गया तो यहाँ पे जब नया सेल बनाना होगा, यानी हमारे बॉडी के अंदर जब नया सेल बनाना होगा, तो वो कौन बना रही होंगी? सोमैटिक सेल। ठीक है, सोमैटिक सेल। जबकि अगर मान लो हम नया ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि एक नया जीव बन जाए, ये तो हमारी बॉडी के अंदर हुआ, एक अगर हम नया ऑर्गेनिज्म बनाना चाह रहे हैं, नया जीव ही बनाना चाह रहे हैं, नया बच्चा बनाना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा? किसको लेके आना है? गैमेट सेल को। यानी गैमेट सेल नई बॉडी बनाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जब भी टूट फूट होती है तो उस टूट फूट को कौन रिकवर करता है? सोमैटिक सेल। लेकिन नया बॉडी कौन बनाता है? गैमेट सेल। क्लियर है? ठीक, अब मैं कहानी को और आगे बढ़ाऊं। ठीक, जैसे मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो क्या होगा, ध्यान देंगे। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के अंदर की कहानी को समझिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो हमको चाहिए, जैसे मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, या यहाँ पे ये वाले सेल नहीं आते हैं, सीधा मतलब ये समझो। इसमें नया जीव बनेगा, बड़े अच्छे से समझो। जैसे कि मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि नया बॉडी बनाना है, गैमेट सेल चाहिए, नहीं, यहाँ पे कहता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन, पहले ही समझ लो, गैमेट सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, पहली बात। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, क्योंकि मैं स्पेलिंग पे फोकस नहीं करता हूँ, लिखते जाता हूँ जो भी आता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि देखो, इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अच्छा पहले सेक्सुअल की बात यहाँ पे कर लो कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ का गैमेट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बिना गैमेट सेल के फॉर्मेशन के नया जीव नहीं बनेगा सेक्सुअल के अंदर। समझ पा रहे हो? इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, सोमैटिक से ही नया बॉडी बन जाएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तब जाके नई बॉडी बनेगी। समझ आया? ठीक, अब दूसरी बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे मेरी एक बॉडी है, तो मेरी एक बॉडी अकेले ही एक नया जीव पैदा कर लेगी। मुझे जीव पैदा करने के लिए नए जीव, मतलब एक दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। यानी इसमें सिंगल पेरेंट केवल रहेगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। पहली बात, इसमें क्या होगा, इसमें दो पेरेंट चाहिए, एक पेरेंट के थ्रू नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। क्या मैंने बोला कि यहाँ पे एक पेरेंट से काम नहीं चलेगा, कितने पेरेंट चाहिए? दो पेरेंट, टू पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। तीसरी बात समझना, तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो पैदा होगा बच्चा या जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसके अंदर कोई नई चीज नहीं होगी, वो वही होगी जो पुराना पेरेंट था, मतलब एक ही पेरेंट था। समझो, जितनी बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से तो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा तुमको। मेनली जैसे नया बच्चा जब पैदा होगा तो उस बच्चे का, जैसे हमारे वहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो शक्ल होती है, उसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, क्या सिमिलर होता है हमारे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर एक बकरी का बच्चा पैदा होता है तो क्या सेम टू सेम उसी बकरी की तरह होता है? नहीं, चेंज होता है कि नहीं होता है? मतलब एकदम स्ट्रक्चर उसका सेम टू सेम नहीं होता है, चेंज होता है। अगर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो उस दौरान जो बच्चा पैदा होता या वो जो नया जीव बनता, वो सेम टू सेम होता। समझ पा रहे हैं? फॉर्मेशन कैसी होती? सेम टू सेम। तो
तो इसमें क्या होता है, कोई डिसिमिलरिटीज नहीं आती है, इसमें वही सिमिलरिटीज होती हैं जो पहले की, मतलब सिमिलर होता है टू पेरेंट, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, सिमिलर होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू पेरेंट। ठीक है, पेरेंट से क्या होता है, सिमिलर होता है। नीचे आ रहा है, ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो न्यू फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म है, न्यू फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म डिसिमिलर टू पेरेंट। पेरेंट से क्या रहेगा, पेरेंट से क्या रहेगा, डिसिमिलर रहेगा। ठीक है ना, सेम टू सेम नहीं रहेगा, वैसे चेंज आएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो मेनली काम करने के आधार अलग अलग हैं। जैसे इसमें देख पा रहे हैं, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा नहीं, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसमें एक ही पेरेंट आएगा, इसमें 2 पेरेंट आएंगे तब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो आगे समझ में आएगा, लेकिन इसमें इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और चौथी बात कि इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो सिमिलर होगा, जैसा पेरेंट वैसा बच्चा। ठीक है, और इसमें जैसा पेरेंट वैसा बच्चा नहीं, थोड़े चेंज आएंगे, उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। समझ में आया। तो ये काम करने का अलग अलग तरीका, उस आधार पर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाल दिया और असेक्सुअल। मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको मैक्सिमम जो मिलेंगे वो कौन मिलेंगे, मेनली अगर आपको देखेंगे तो बहुत सारे एनिमल मिलेंगे। मेनली एनिमल जो आता है, एनिमल किंगडम के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल के अंदर भी आते हैं जो असेक्सुअल भी करते हैं। ठीक है ना, अगर पढ़े होंगे अगर आप लोग एनिमल किंगडम को अच्छे से, वहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा बारीकी से। ठीक है, बशर्ते आप इतना ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन आते हैं, एनिमल आते हैं। एनिमल क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट, यानी ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जिनके पास क्या पाया जाता है, फ्लावर पाया जाता है, वो भी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है। तो 2 को याद रखिएगा, एनिमल एंड फ्लावरिंग प्लांट। अब हमको ज़्यादा सबका थोड़ी ना पढ़ना है, हमको पढ़ना है एनिमल। एनिमल में भी एनिमल में भी किसका पढ़ना है, ह्यूमन का पढ़ना है। तो ह्यूमन और फ्लावरिंग प्लांट का हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। बाकी जो प्लांट होते हैं, बाकी जितने प्लांट, अच्छा फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म एकमात्र प्लांट किंगडम को देखेंगे तो टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे छोटा एल्गिया, दूसरे नंबर पे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 आप जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुनः, मेरा प्लांट जो है इसको हटा दिया जाए, बता दिया रिप्रोडक्शन के फायदे क्या है। अभी आगे देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे प्लांट में हम ध्यान देंगे कि प्लांट जो होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, चूँकि हम जानते हैं सभी लिविंग जो होते हैं वो टोटल कितने टाइप में होते हैं, मतलब 2 टाइप में, या तो प्लांट वाले होंगे या तो एनिमल में होंगे। मेनली अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 5। एक है एल्गिया, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरे नंबर पे है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, चौथे नंबर पे है जिम्नोस्पर्म और 5वें नंबर पे है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। एल्गिया क्या है, बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं। एल्गिया से थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और जिम्नोस्पर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा प्लांट हो जाएगा, और एंजियोस्पर्म ऐसा प्लांट होगा जो इसके पास फूल हो। तो मेनली सिर्फ और सिर्फ फूल कौन देता है, एंजियोस्पर्म। बाकी ये कोई भी प्लांट फूल नहीं देता है। ये सिर्फ साइज के आधार पे है। एल्गिया बहुत छोटा होता है, काई वाई जो देखते हो एल्गिया ही है। ब्रायोफाइट्स क्या होता है, थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। टेरिडोफाइट थोड़ा और बड़ा होता है, नुकीले प्लांट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बहुत बड़े बड़े, बबूल का पेड़ हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये सब पेड़ कहाँ पे आते हैं, जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म फूल वाले पेड़।
ऐसे एनिमल को भी डिवाइड करो, एनिमल डिवाइडेड होगा 11 फाइलम के अंदर, जैसा नो एनिमल को हम लोग डिवाइड करते हैं 11 फाइलम के अंदर। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, पॉरीफेरा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा भी उसी को बोलते हैं, और टीनोफोरा, फोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कहेल्मिन्थिस, फिर कौन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, सॉरी इकाइनोडर्मेटा पहले, गुड, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, और 11वें नंबर पे कॉर्डेटा, ठीक है। पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये 11 की 11 एनिमल की प्रजातियां हैं। ऐसे ये 5 प्रजातियां हैं प्लांट की, ठीक है। लेकिन इन पांचों में से प्लांट में सब के सब क्या करते हैं, ये सब के सब कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, असेक्सुअल, यानी यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पांचों के पांचों कैसे करते हैं, असेक्सुअल, ठीक है। और एंजियोस्पर्म एकमात्र है जो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। चलिए, ऐसे एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर पोरीफेरा को छोड़ दिया जाए तो ये जितने के हैं सब के सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें ये बात ध्यान देंगे, सब के सब सेक्सुअल करते हैं, बट कुछ इसमें से भी, जैसे नाइडेरिया और टीनोफोरा जो होते हैं या प्लेटीहेल्मिन्थिस भी होते हैं, ये असेक्सुअल भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये सेक्सुअल के साथ साथ असेक्सुअल भी कर रहे होते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। आगे भी कई लोग ऐसे मिलेंगे जो सेक्सुअल और असेक्सुअल कर रहे होंगे। हम लोग किस में आते हैं, कॉर्डेटा में। हम लोग तो प्योर करेंगे, प्योर क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं करते हैं, ध्यान देंगे। तो कॉर्डेटा प्योरली क्या कर रहा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म प्योरली क्या कर रहा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मेनली किसकी बात करेंगे, एंजियोस्पर्म और कॉर्डेटा की। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कौन। अब क्या होता है ये समझते हैं, है ना, कि असेक्सुअल में क्या होगा। तो असेक्सुअल में अभी जस्ट आपने देखा कि नो गैमेट का फॉर्मेशन, मतलब गैमेट सेल बनेंगे ही नहीं, सोमैटिक सेल से ही इनका नया शरीर बन जाएगा, ठीक है। सिंगल पेरेंट केवल आएगा, जो है मतलब मैं हूं तो मैं चाहता हूं कि एक नया बच्चा बनाना, तो मैं खुद अकेले ही बना लूंगा, ठीक है, मुझे किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि यहाँ पे जब आप देखोगे तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन मतलब अभी समझ में आ जाएगा, और 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक फीमेल, तब जाके क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ऐसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि गैमेट सेल है नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और यहाँ पे सिमिलर मिलेंगे और यहाँ पे डिसिमिलर, ठीक है। इतनी बातें आप नोट करिए, फटाक से अब हम चलते हैं मैकेनिज्म को समझते हैं। चलिए, तो मेनली हम समझते हैं क्या होता है कहानी। देखिए, मेनली होता ये है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, पहले हम ह्यूमन बॉडी को पकड़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की ओर। तो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो मेल की बॉडी होती है और एक फीमेल की, है ना, एक मेल वाली और एक फीमेल वाली। मेनली मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है, देखो मेल और फीमेल में देखो दोनों में सोमैटिक सेल तो वही रहेंगे, सोमैटिक सेल जो क्या कर रहे हैं, बॉडी को बना रहे हैं, ठीक है। तो सोमैटिक सेल तो दोनों में सेम रहेंगे, लेकिन दोनों का गैमेट सेल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मेल के अंदर पाया जाता है गैमेट सेल, मतलब ये देखना गैमेट सेल, इनका जो गैमेट सेल होता है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, स्पर्म, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पर्म। और फीमेल का जो गैमेट सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम, ठीक है, ओवम, या इसी को हम लोग बोल देते हैं एग सेल, ठीक है। तो इनके पास गैमेट सेल अलग अलग होने के कारण ये जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये हमारे सामने जो दिख रहा है यही है गैमेट सेल। मिलिए हमारी पूरी बॉडी क्या है, किससे बनी है, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। फिर से मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, पूरी बॉडी सेल से बनी है, और ये 2 टाइप के सेल से मिलकर बनी है, एक है सोमैटिक सेल और एक है गैमेट सेल। मेनली हमारे बॉडी के अंदर 99% आपको क्या मिलेंगे, सोमैटिक, 1% केवल क्या मिलेगा, गैमेट सेल। समझ में आ रहा है। और ये 1% गैमेट सेल एक्चुअल में क्या कर रहा होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कैपेबल है।
ठीक है। अब सेल के अंदर की कहानी समझो तो एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या गैमेट के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो मेनली होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, देखो आगे तो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि अगर हम चाहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गैमेट बनाने पड़ेंगे। क्योंकि हमको पता है कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर नया ऑर्गेनिज्म बनाने की चाहत आएगी, उत्पन्न होगी, तो उस दौरान उसके पास क्या होने चाहिए, गैमेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, गैमेट। गैमेट मतलब स्पर्म एंड ओवम, समझ में आ रहा है। तो मेनली होता क्या है यहाँ पे कि ये देखो, ये रहा स्पर्म और ये रहा ओवम, ये आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। ये आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों मिलेंगे और जब ये दोनों मिलेंगे तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, मतलब ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइंड होने के कारण क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से एक नया सेल पैदा होगा। ये स्पर्म सेल है और ये क्या है, ओवम सेल है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार के क्या है, सेल है। गैमेट सेल मतलब ये भी एक प्रकार से सेल है, जैसे ओवम सेल या एग सेल। तो अब ये दोनों मिलेंगे तो एक नया सेल बनाएंगे और मिलने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। समझ में आया ना, ये स्पर्म सेल है, ये ओवम सेल है, ठीक है। और ये दोनों आपस में मिल गए, मिलने के बाद ये जुड़ जाएंगे तो यस, और वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे और जब कंबाइन कर गए तो क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन। मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमको एक नया सेल मिलता है। दो सेल मिल गया, एक नया सेल बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब ये जाइगोट फिर फर्दर और नया सेल बनाएगा। जब ये और नया सेल बनाएगा तब फिर जाके हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होगा। यानी यहाँ पे जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, है ना। मतलब और नया सेल बनाया तो एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो ने नया सेल बना दिया तो क्या बन गया, फीटस। और फीटस के बाद फिर क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म, है ना, या बेबी। सीधा सीधा बोल दो, बेबी, एक बच्चा बन जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये हो रहा है। तो मेनली क्या हो रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है, स्पर्म, फिर ओवम मिले तब क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट से फिर तब नया बॉडी बनेगा ना। तो जाइगोट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पर्म और ओवम को लेके आना पड़ेगा। क्लियर है। अभी बहुत निचले स्तर से हम चलेंगे, तब चीज़ों को उठा के लेके चलेंगे टॉप पे, तब वहाँ से काम चलेगा। मेनली ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत ऊपर से बताया जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे हो रहा है। अंदर जाएंगे, इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उन इवेंट्स को बारीकी से पढ़ना है हमको। मैंने चैप्टर का नाम डाला रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, तो एकदम छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इतने में नहीं हो जाएगा कि ऐसे नहीं स्पर्म ओवम मिला दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, गेम खत्म, ऐसे नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्पर्म और ओवम बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको इंसीमेशन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फिर मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फिर तब फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है, गैसेस्टेशन होता है, मतलब गैसेस्टेशन जिसको बोलते हैं मेनली। फिर पर्चुरेशन होता है। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे प्रोसेस है, इवेंट है, उनको आगे देखेंगे हम। क्लियर है। क्या हो रहा है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक पॉइंट है कि भैया स्पर्म और ओवम मिलेगा तब होगा। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने लिखा हुआ था क्या, कि 2 गैमेट सेल चाहिए, मतलब गैमेट सेल का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म नया बना देगा। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक क्या है, सिंपल, जैसे बैक्टीरिया हो गया। अच्छा देखो, हम लोगों ने लिविंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल, लेकिन इसके अलावा भी है। लिविंग्स को अगर देखा जाए टोटल कितने कैटेगरी के अंदर डाला गया है, 5 कैटेगरी। 5 कैटेगरी आप सबको पता है। सबसे पहला है मोनेरा, मतलब टोटल कितने किंगडम है, यानी पूरे लिविंग्स को 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर प्लांट और फिर एनिमल। हम लोगों ने लास्ट के 2 देखे, लेकिन शुरुआत के 3 दिख रहे हैं ना, कौन कौन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो ये मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, तो मेनली बैक्टीरिया है। दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर ही प्रोटोजोआ आता है। तो फिर से याद रखना, प्रोटिस्टा से प्रोटोजोआ, और मोनेरा से बैक्टीरिया, और फंजाई से फंगस, ठीक है। तो ये तीनों कैसे करते हैं, ये भी तीनों क्या करते हैं, असेक्सुअली करते हैं। और प्लांट के अंदर भी जो है वो भी क्या करते हैं, असेक्सुअली करते हैं। क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो असेक्सुअल के अंदर मैं थोड़ा सा लिख दूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन करते हैं, तो ध्यान देंगे, मोनेरा यानी बैक्टीरिया। बड़े डिटेल में एक एक करके जानकारियाँ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है, मतलब एक एक करके सिस्टमेटिक मैं अभी देने का प्रयास कर रहा हूँ,
बट कहीं ना कहीं चीज़ें आ जा रही हैं अंदर से, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी बता देते हैं। तो मोनेरा फिर क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब याद रखेंगे क्या, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। फिर प्रोटोजोआ के बाद क्या आता है, फंगाई आता है, इसको हम लोग याद रखेंगे फंगस से, मेनली ये हो गया। और फिर बहुत सारे प्लांट है ना, मैनी प्लांट, क्लियर है। ये सब क्या करते हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे एक बैक्टीरिया को पकड़े तो एक बैक्टीरिया अपने आप को ही क्या कर देता है, डबल कर देता है। मेनली ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है ना, यूनिसेलुलर होता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, अपने ही सेल को डबल करेगा, अपने ही सेल को डबल कर देगा, बड़ा कर देगा। बड़ा करने के बाद ये देखिएगा कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में हो जाएगा। सबसे पहले अपने अंदर के मटेरियल को डबल करेगा। मेनली नया ऑर्गेनिज्म बनाने का मतलब, देखो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है, एक सेल है, नया ऑर्गेनिज्म बनाना चाह रहा है, दैट मीन्स वो एक नया सेल बनाएगा, है ना। तो कैसे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनली क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, वो अपने आप को क्या करेगा, ग्रो करेगा। मैं पहले यूनिसेलुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिसेलुलर की कहानी समझिएगा। वहां तो समझ गया कि स्पर्म ओवम आएगा तब कहानी चलेगी। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वही सेल अपने आप को क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो मतलब अपने अंदर के कंपोनेंट्स को क्या कर रहा होगा, डबल करेगा। डबल करने के बाद जब वो डबल कर लिया तो फिर अपने आप को क्या कर देगा, ब्रेक कर लेगा। समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो मेनली यहाँ पे हो गया, इस तरीके से दो बन गया। देखिए न्यूक्लियस एक था पहले, हाँ ना, ये डबल बड़ा हो गया, फिर यही न्यूक्लियस टूट गया। टूटने के बाद क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से दो नए सेल बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, तो दो नए बैक्टीरिया बन गए। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी तो नया बैक्टीरिया बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम नया फॉर्मेशन देखेंगे। नया फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये भी हम देख रहे हैं, और ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन ही तो है। लेकिन कैसा रिप्रोडक्शन है, क्या इस बैक्टीरिया ने अपने आप को, मतलब नया बैक्टीरिया बनाने के लिए दूसरे बैक्टीरिया को बुलाया, नहीं, इसने अपने आप को ही तोड़ दिया दो नए सेल में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं। ऐसे ही चल रहा होता है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए की जरूरत नहीं है, जो बैक्टीरिया है वही अपने आप को तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद क्या करेगा, नया बना देगा। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर, ठीक। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब मल्टी सेलुलर में भी सेम कहानी रची जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आप लोग जानते होंगे कि एक सेल जब दो नए सेल में जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। मतलब एक सेल नया सेल जब बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ और नहीं होता है, ये जो बैक्टीरिया है वो सेल डिवीजन करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन के द्वारा नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर देता है, ठीक है, क्लियर है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्लियर हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होगा, स्पर्म और ओवम आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये कहानी चलेगी, ठीक है, आई बात समझ में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि कहीं से लाएगा, वो अपने आप को डबल कर देगा, मतलब अंदर के जो इंग्रेडिएंट है, क्योंकि उसको दो नया सेल बनाना है, तो अपने अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको क्या कर देगा, डबल कर देगा। डबल करके क्या कर देगा, टूट जाएगा, ठीक है ना, टूट के दो नए सेल बना देगा, ठीक। क्योंकि एक सेल से दो नया सेल बनाना है, तो एक सेल के अंदर जितने कंपोनेंट हैं उसको डबल करोगे तभी तो दो नए सेल बन पाएंगे, है ना। वही काम हो रहा है, दोनों का बेसिक समझ में आ गया। हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। लेकिन एक और कहानी बची हुई है, और वो बची हुई है कि वेरिएशन कैसे आता है, उसको भी समझ लेना तब, ठीक है। तो मैं इसको आप नोट करिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग वेरिएशन कैसे आता है। तो मेनली आप जानते हो कि हमारा सेल है, इस सेल के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। इतना तो पता है आपको। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, इसको भी लिख लो, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना, फिर वेकल्स होते हैं, प्लास्टिड होता है, अगर प्लांट का है तो प्लांट को छोड़ देते हैं, प्लास्टिड नहीं लेते हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ऐसे ही क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी होती है, ऐसे ही और देखोगे तो क्या,
सेंट्रोसोम पाया जाता है ना, और लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, है ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लेकिन मेन जो सिस्टम है वो कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है या एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो वो सब चीज़ों का डिटेल या सीधा बोलूँ तो न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा जो सबसे रहस्यमय या जो सबसे सीक्रेट या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कहाँ रहती है, न्यूक्लियस के अंदर। और वो चीज़ है क्या, तो उस चीज़ का नाम है क्रोमैटिन। क्या नाम है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन धागे नुमा संरचना होती है जिस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्या होती है, ऐसे रैंडमली फैले होती है, ठीक है, ये फैले होती है। और ये जो होती है, ये जो क्रोमैटिन होती है, एक्चुअल में इसी क्रोमैटिन, ये पहले समझ लेना कि धागे नुमा संरचना है, धागे नुमा संरचना, ठीक है। तो ये जो क्रोमैटिन होता है एक्चुअल में इस सेल की आइडेंटिटी वही लेके बैठा होता है कि इस सेल को काम क्या करना है, इस सेल की बनावट कैसी होगी, इस सेल का मैकेनिज्म कैसा होगा, ये सब कुछ जानकारी किसके पास होती है, क्रोमैटिन के पास। समझ में आ रहा है। तो क्रोमैटिन एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को लेके रखा रहता है। क्लियर। जब सेल डिवीजन होगा, देखो यार नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म तभी बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म तभी बनेगा जब सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, ठीक है ना। अभी आपको अगर रिप्रोडक्शन बोले आप, हाँ रिप्रोडक्शन के अंदर हो क्या रहा है, सेल का डिवीजन ही हो रहा है, कोशिका का विभाजन। तो जब भी कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा तो एक्चुअल में ये जितने कंपोनेंट है, जैसे सेंट्रोसोम है ये भी डिवाइड होगा, गोल्जी बॉडी ये भी डिवाइड होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी डिवाइड होगा, वेसिकल्स ये भी डिवाइड होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सब क्या हो जाएंगे, डिवाइड। वैसे न्यूक्लियस भी तो डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इसके अंदर का जो कंपोनेंट है वो भी, जैसे क्रोमैटिन है वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब होता क्या है ये समझना, मेनली ध्यान से समझना कि ये जो क्रोमैटिन है या ये जो गोल्जी बॉडी है एक्चुअल में क्या करती हैं, जब इनको नया बनाना होता है, सेल डिवीजन करना होता है, तो ये अपने आप को डबल बनाती है। मतलब ये अभी इस साइज में है, तो जब एक नया सेल बनेगा तो वहाँ भी गोल्जी बॉडी का साइज यही होना चाहिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसी सेल से दो नए सेल बन जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी गोल्जी बॉडी को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब दो भागों में डिवाइड करेंगे तब तो छोटे छोटे में चली जाएंगी ना, क्या है पहले जैसे रह पाएंगी इतनी बड़ी नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैच्योर बनाती हैं अपने आप को। मैच्योर कैसे करेंगी, ये अपने आप को सबसे पहले बड़ा करती हैं, ग्रो करती हैं, है समझ में। सेल डिवीजन आप लोगों ने 11th के अंदर पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको कई सारे फेजेस बताए जाते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से एक क्लास डाली जाएगी जहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाएगा सेल डिवीजन को। तो मेनली यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो गोल्जी बॉडी दो भागों में डिवाइडेड होगी, तो उससे पहले वो अपने आप को बड़ा बनाएगी ताकि जब हम टूटे भी तो फिर से पुराने जैसी साइज में रहें, ठीक है। वैसे क्रोमैटिन भी करेगा, है ना। मेनली क्रोमैटिन जब देखता है कि सेल डिवीजन होने है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में। समझ आ रहा है, ये क्रोमोसोम्स ही तो इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम्स में। अब इस क्रोमोसोम्स के हिसाब से आप बोल सकते हो कि वो सोमैटिक है कि गैमेट है, समझिएगा ध्यान से। ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ये तो धागे नुमा संरचना होती है और बिखरी धागे नुमा। ये कैसा होता है, बिखरे धागे नुमा, बिखरा होता है ऐसे रैंडमली, ऐसे ऐसे धागा अगर आप छोड़ दो ऐसे फ्रीली तो जिस तरीके से संरचना आपको दिखाई देगी वो क्रोमैटिन की संरचना होती है। क्रोमोसोम की संरचना को समझो अगर, तो क्रोमोसोम की संरचना क्रोमैटिन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें धागा जो होता है ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो पहले बिखरा हुआ था अब वो क्या हो जाता है, उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, स्टैंड कर जाता है और एक्चुअल में इस शेप में आ जाता है, ठीक है, इस शेप में। क्लियर। तो जब दिखता है, जब न्यूक्लियस को पता चलता है कि हमको अब एक नया सेल बनाना है तो तुरंत क्रोमैटिन को आदेश देता है कि बेटा तुमको भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा, तो तुम भी तैयार हो जाओ। तो ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्रोमैटिन तैयार हो जाता है, तैयार हो गया क्रोमैटिन तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम्स। और उस कंडीशन में हमको नजर आता है कि ये क्रोमैटिन एक्चुअल में टोटल कितने पोर्शन में, जब क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। यानी ऐसी संरचनाएं कितनी आएंगी, टोटल 46। और एक और प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि हमेशा क्रोमोसोम्स हमेशा किस में होगा, पेयर में। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि टोटल 23 पेयर होते हैं किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन सेल के अंदर, एक ह्यूमन सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23। ये सब बेसिक बातें, ये सब आप पढ़ चुके हैं तो टेंशन फ्री रहिए। अब इस क्रोमोसोम्स के आधार पे मैंने बोला कि टोटल कितने पेयर बनते हैं, टोटल कितने जो सेल होते हैं वो दो टाइप के बनते हैं। देखिए मेनली जो सोमैटिक सेल होता है, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये किसकी बता रहा हूँ, सोमैटिक सेल की। हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल हैं, तो देखिएगा ये सोमैटिक सेल है, ठीक है, सोमैटिक सेल है।
सोमैटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। जबकि जो गैमेट सेल होता है, गैमेट सेल, इसके अंदर कितने होते हैं? मात्र 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ में आया? ये बात याद रखेंगे। गैमेट के अंदर कितने? गैमेट सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स, जबकि सोमैटिक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपने अगर ये भूल गए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक। यहां तक कहानी यही समझ में। सेल डिवीजन होगा तो कैसे बनेगा? अब मेनली देखिएगा, सोमैटिक सेल की कहानी तो आसान है। सोमैटिक सेल की कहानी अगर मतलब हम चाहते हैं कि एक सोमैटिक सेल से दूसरा सोमैटिक सेल, मतलब हमारे बॉडी का यहाँ पे सेल डिस्टर्ब हो गया तो एक नया सेल बनाना चाहता है, तो सिंपल काम है, सबको डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो। अच्छा, इस डबल वाली कहानी को थोड़ा सा और डिटेल में समझिएगा, यहाँ तक स्टॉप करिएगा, एक बात और समझिएगा। ये एक्चुअल में जो आपको दिख रहा है, ये जो धागे नुमा संरचना दिख रही है, ये जो क्रोमोसोम्स दिख रहा है, एक्चुअल में जानते हैं क्या है? मतलब इस क्रोमैटिन की बात करूँ तो इस क्रोमैटिन के अंदर जानते हैं क्या है? तो इस क्रोमैटिन के अंदर है डीएनए। क्या है? डीएनए। और क्या है? आरएनए। और क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। और क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? डीएनए। बस यही समझो, इसमें सबसे मेन क्या है? डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की कहानी थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अभी हमने जस्ट बोला कि इस न्यूक्लियस, इस पूरे सेल की संरचना का संरचना कैसी होगी, इसका काम कैसा होगा, क्या अच्छा, आप कई लोगों के मन में एक भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सेल की संरचना भी अलग होती है, काम भी अलग होता है। बिल्कुल, हर सेल का काम और संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। सेल कभी सर्कुलर होता है, कभी क्या होता है? स्पाइरल फॉर्म में मिलेगा, स्पाइरल फॉर्म में नहीं मिलता है, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसे कहाँ बोलना। रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी आपको सेल मिलेगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात, सेल देखते हो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर का जो सेल होता है वो अलग काम कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी मतलब नाक के अंदर का जो सेल है, जैसे गॉबलेट सेल, वो म्यूकस सीक्रेट करता है, उसका काम अलग है कि नहीं है। जबकि हमारे पेट के अंदर जो सेल होते हैं उनका काम अलग है, किडनी के अंदर जो सेल है उनका काम अलग है। तो सभी सेल का अपना अपना काम होता है, और उस काम की इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू, किसके अंदर होती है? क्रोमैटिन के अंदर होती है। क्रोमैटिन में भी किसके पास होती है? डीएनए के। यानी कुल मिला जुला के हम बात करें तो पूरे सेल की इन्फॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। हम चाहते हैं एक नया सेल बनाना, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अभी हम जस्ट देखें कि सब डबल करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको क्रोमैटिन को डबल करना पड़ेगा। दैट मीन्स डीएनए को भी क्या करना पड़ेगा? डबल बनाना पड़ेगा। और इस कंडीशन में डीएनए क्या करता है? फोटोकॉपी बनाता है। फोटोकॉपी से डबल होगा। ये लोग तो अपने आप को डबल कर रहे हैं मैच्योर करके, लेकिन जब क्रोमैटिन के अंदर डीएनए है वो कैसे मैच्योर, कैसे डबल कर रहा होगा? फोटोकॉपी के थ्रू। कैसे? फोटोकॉपी। जैसे फोटोकॉपी आप करते हो तो फोटोकॉपी में एक पेज का फोटोकॉपी हुआ तो 2 पेज बन गया। फोटोकॉपी से अब 2 पेज बन गए। एक ही चीज के कितने पेज बन गए? 2 का करोगे मतलब 2 पेज का अलग अलग फिर करोगे तब टोटल कितने हो गए? 4, है ना। तो यानी मेनली डीएनए हमारा क्या करता है? फोटोकॉपी करता है। डीएनए के पास ही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। डीएनए के पास ही क्या है? पूरी इंफॉर्मेशन है। ध्यान देना, सेल की पूरी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, ठीक है। और ये क्या करता है? फोटोकॉपी। फोटोकॉपी, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। फोटोकॉपी करने की प्रोसेस को रेप्लिकेशन। फोटोकॉपी के द्वारा क्या करता है? अपने आप को डबल करता है, डबल बनाता है, ठीक है। अपने आप को डबल कैसे बनाएगा? फोटोकॉपी के द्वारा, ठीक है। अब ये फोटोकॉपी करेगा तो एक बात समझना ध्यान से, जब ये फोटोकॉपी करेगा, फोटोकॉपी करके नया बनाएगा, तो ये बताओ क्या फोटोकॉपी सेम टू सेम आती है? आती बिल्कुल है सेम टू सेम, लेकिन थोड़े बहुत क्या आते हैं? एरर आते हैं। एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत क्या आता है? चेंज आता है। समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा चेंज आने से, थोड़ा सा डीएनए के अंदर चेंज आने से सब कुछ चेंज हो जाता है, यानी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है। क्योंकि डीएनए बहुत बारीक चीज़ है। मतलब मेनली समझो ये सेल है हमारा, सेल इतना छोटा है अपने आप में, इसके अंदर इतनी कहानी है। उसमें भी ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो अपने आप में सेल से भी बहुत छोटा है, उसके अंदर डीएनए पड़ा है, तो डीएनए ऑटोमेटिक अपने आप में कितना छोटा है? बहुत छोटा है। मेनली अगर इसकी साइज की बात करोगे तो बहुत बड़ा भी है,
दिखाई नहीं देता है। क्रोमैटिन जो धागे नुमा संरचना होती है डीएनए कितने के बराबर होता है, एक दुपट्टे की लंबाई के बराबर होता है, मैंने बार बार बताया है ना, लगभग 2 से 2.5 मीटर तक हो जाता है। तो 2 से 2.5 मीटर लंबा, लेकिन क्या होता है एकदम ऐसे बिखरा होता है, एकदम कंडेंस्ड होता है। तो कंडेंस्ड होता है तो हमको दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे मोड़ दोगे, फोल्ड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला कि डीएनए की क्या होगी, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी से के थ्रू ये अपने आप को डबल करेगा। मैं आपको वो यहाँ पे आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे एक सेल अपने आप को डबल करके दूसरा नया सेल बनाएगा, ठीक है। और अभी हम सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं, यानी नया सेल हम बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनेगा, कैसे वेरिएशन आ रहा है, इन सब पे बात चल रही है। तो डीएनए अपने आप को फोटोकॉपी के द्वारा डबल बनाएगा, और फोटोकॉपी जब करेगा तो क्या आएगा, एरर। क्या आएगा, एरर। फोटोकॉपी करते वक्त क्या आएगा, एरर। और यही एरर कारण बनता है वेरिएशन का। अब कैसे, इसको भी देख लो। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। 46 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स। मेनली आप सभी लोग जानते हैं डीएनए के अंदर भी कहानी थोड़ी चेंज होती है। डीएनए किससे मिलके बनता है, डीएनए किससे मिलके बनता है, पता है आपको? नाइट्रोजीनियस बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है, होते हैं, है या ना? याद करो डीएनए का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। डीएनए मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस और प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड ये पदार्थ होते हैं, ठीक है। इन पदार्थों से क्या बनता है, डीएनए बनता है, ठीक है। एक डीएनए को देखोगे तो डबल हेलिक्स का होता है। अब ये सब सेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। इस तरीके से चोटीनुमा संरचना होती है डीएनए की। और इस चोटीनुमा संरचना के ऊपर मतलब क्रोमैटिन जो है ना, क्रोमैटिन के बारे में मैंने बोला कि इन चीज़ों से मिलकर बना है। तो एक्चुअल में ये नहीं कि डीएनए का स्ट्रक्चर है तो डीएनए ही है, इसको डीएनए ही बोलूँगा मैं, ठीक है ना। लेकिन मेनली क्या ये क्रोमैटिन है। अब इसी के ऊपर आपको कुछ ये नज़र आएगा, इस तरीके की संरचना, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स। इनको हम बोलते हैं जीन्स। और एक्चुअल में जीन्स कुछ और नहीं है, ये एक्चुअल में नाइट्रोजीनियस बेस जो है ना, इसका कॉम्बिनेशन है। नाइट्रोजीनियस बेस 4 होते हैं, देखेंगे, ATCG और AUCG, ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करें नाइट्रोजीनियस बेस की तो वहाँ भी 2 टाइप मिलेंगे आपको। एक क्या होगा, एक बताइए, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसको कैच करिएगा, इतना टाइम हम लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेनली आप याद रखेंगे कि डीएनए के अंदर ATCG पाया जाता है, ठीक है ना। ए से क्या होगा, एडेनिन, टी से थायमिन, सी से साइटोसिन और जी से ग्वानिन, ठीक है ना। ए से एडिनोसिन, टी से थायमिन, सी से साइटोसिन और जी से ग्वानिन, ठीक है। ये होता है एडिनोसिन, साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन। डीएनए के अंदर 4 पाए जाते हैं, चारों क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है। 2 टाइप के नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, पता खुद करके आइएगा आप, ठीक है। अब मेरे लिए समझिएगा, यहाँ पे जो आपको जीन्स दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से होता है। ए का टी के साथ होता है ऐसे बॉन्डिंग, बस मैं यहाँ पे नॉर्मली बता रहा हूँ आपको। फिर सी का जी के साथ ऐसे ये क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। और ये बॉन्डिंग दैट मीन्स जानते हैं क्या फॉर्मेट करती है, ये एक्चुअल में कोडिंग स्टार्ट करती है। यानी क्या क्रिएट करती है, कोडिंग। यानी इस पूरे डीएनए के ऊपर क्या होता है, कोडिंग होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे AT फिर CG ऐसे करके चल रहा होता है, ऐसे सब चल रहा होता है। AG हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे CG हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से क्या होती है, इसके ऊपर कोडिंग होती है। और इस कोडिंग के अंदर ही क्या भरी होती है, इन्फॉर्मेशन। कोडिंग के बिहाफ पे इन्फॉर्मेशन होती है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से कोडिंग, मतलब इस तरीके की कोडिंग अगर हो सकता है कि ये बता रही हो, मतलब पूरे डीएनए की कहानी समझिएगा। इतने दूर की कोडिंग से ये पता चल रहा होगा, हो सकता है कि ब्राउन आई है, यानी सेल अगर मतलब आंखों के अंदर है, या सीधा मतलब बोलूँ तो ये पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरे बॉडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से होगी। इतनी कोडिंग से हमको ये हो सकता है कि ये कोडिंग इसलिए की गई हो ताकि आंखें कैसी हो, ब्राउन हो। ठीक है, इतनी दूर की कोडिंग से हो सकता है ये पता चले कि ये बोलेंगे कैसे, यानी इनकी आवाज़ कैसी होगी। समझ में आ रहा है? वॉइस कैसी होगी। इतनी कोडिंग से हो सकता है कि आपके हेयर कलर को बता रही हो, हेयर के कलर को बता रही हो। समझ पा रहे हैं? तो पूरे डीएनए के अंदर, मतलब एक डीएनए के अंदर ही पूरा का पूरा आपके बॉडी का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। एक सेल का इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरे बॉडी का इन्फॉर्मेशन, है ना? क्लियर है?
तो कोडिंग के थ्रू होता है। ठीक, अब जब आप फोटोकॉपी करते हैं तो ये जो फोटोकॉपी होती है तो इनकी कोडिंग में क्या आ जाता है, एरर। जब मैंने बोला ना कि रेप्लिकेशन हुआ तो रेप्लिकेशन से एरर आएगा। एरर का मतलब ये जो फोटोकॉपी करोगे तो यही तो फोटोकॉपी करोगे, इसको उठाओगे ले जाके ऐसे मशीन पे रखोगे तो फोटोकॉपी करोगे तो थोड़े बहुत क्या आ जाएंगे, एरर। ये कोडिंग के अंदर थोड़ी बहुत चेंज आ जाएंगे और उसी चेंज के कारण क्या पैदा हो जाता है, वेरिएशन। हो सकता है कि कोडिंग के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आया हो, चेंज आने से जो पहले पेरेंट था उसकी ब्राउन आई थी, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए। तो कोडिंग में जब चेंज आएगा तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रेप्लिकेशन में यही होता है, चेंज कहाँ से आएगा, समझ में आ रहा है? यस और नो? नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सोमैटिक सेल जब कर रहा होता है तो सोमैटिक सेल के दौरान जब सोमैटिक सेल नया सेल बनाएगा तो उसके अंदर रेप्लिकेशन होगा तो एरर बहुत कम आएंगे। मतलब हमारा जब मांस यहाँ से कट के निकल जाता है तो फिर जो नया मांस आता है क्या वो इसी मांस के बराबर जैसा होता नहीं होता है? तो जो सेल था वो पहले वैसे ही बना रहा है। तो मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेल अपने ही सेल से बना दे रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्या, एक सेल अपने ही द्वारा बना रहा है ना। यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, बड़े अच्छे समझिएगा, यहाँ पे टूट रहा है तो टूटने से क्या होगा, क्या जब ये टूटेगा तो एरर मतलब नया बन पाएगा, नया बन पाएगा। मतलब ये टूटा तो दो नए बनेंगे, दो नए बनाएगा ये तो क्या वो दोनों नए नए होंगे? हाँ तो है तो नए। चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, चेंज आएगा। मैं फिर से कंफ्यूज करूंगा और बार बार आपको समझना पड़ेगा। जब भी होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन डालेगा और रेप्लिकेशन के कारण क्या आएगा, एरर, और इसी एरर के कारण क्या आता है, वेरिएशन, चेंज हो जाता है, चीजें चेंज हो सकती है। हो सकता है कि हमारा सेल जो इसके पहले जो इसकी कोडिंग थी कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकता है, लेकिन कोडिंग चेंज हो गई क्योंकि फोटोकॉपी हुई तो एरर आ गया, तो अब कोडिंग चेंज। तो इसका मतलब ये होगा कि क्या होगा, अब वो 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो नया सेल बना है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह जाए, तो वेरिएशन आ गया। हो सकता है कि पहले हमारे सेल के पास ये पावर थी कि वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बाद में डीएनए की रेप्लिकेशन हुई और रेप्लिकेशन के दौरान एरर आ गया तो अब 20 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकता है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मिला तो मर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब वेरिएशन किसके कारण आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, डीएनए के रेप्लिकेशन के कारण। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली अभी तक, सोमैटिक सेल, जब नॉर्मली सेल डिवीजन होता है तब। लेकिन जब गैमेट सेल की बात होगी तब, यहाँ पे तो 46 क्रोमोसोम्स हैं इस तरीके से, लेकिन वहाँ पे जब गैमेट सेल आएगा तो वहाँ पे तो देखो किस तरीके से बड़ा भयंकर वेरिएशन आता है। देखो कैसे, ये तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो असेक्सुअल का डिपार्ट चल रहा है, ठीक है ना। असेक्सुअल के डिपार्टमेंट में ऐसा ही तो होता है, एक सेल अपने आप को दो नए सेल में तोड़ देता है। लेकिन आप समझना थोड़ी सी कहानी को, मतलब गैमेट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23 ही होंगे। समझ में आ रहा है? और 23 होंगे, एक मेल का होगा और एक फीमेल का होगा। ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन क्यों आता है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब हम चलते हैं, देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कैसे वेरिएशन आता है, क्यों आखिर सिमिलर नहीं होता है। चलिए अब मेनली समझिएगा कि अगर मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है तो इस ह्यूमन बॉडी का डीएनए जो होगा वो, मतलब मैं सपोज कर लो एक ह्यूमन बॉडी है ए और दूसरी ह्यूमन बॉडी है बी, तो इसका जो डीएनए होगा क्या ये दोनों सेम होगा, बिल्कुल नहीं। दोनों सिमिलर हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। इन दोनों का डीएनए अलग अलग होगा। फिलहाल के लिए मैं ऐसे मान रहा हूँ कि दोनों अलग अलग जगहों के हैं, तो इन दोनों का डीएनए अलग अलग है। ठीक है, डीएनए अलग अलग होने का कारण क्या है, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं खाएगा, है ना। समझ में आ रहा है भाई, इनकी इन्फॉर्मेशन मतलब इनके बॉडी की स्ट्रक्चर, बनावट और कहानी अलग अलग होगी, जबकि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, कहानी अलग अलग होगी। ठीक है, डीएनए अलग अलग होता है। ठीक है, अब सपोज कर लो ये ए वाला जो है मेल है और ये क्या है, फीमेल है। अब मैं इनके गैमेट सेल को ले रहा हूँ, इनका गैमेट सेल जो होगा, स्पर्म सेल लिया मैंने, ये रहा इनका गैमेट सेल। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 है, 23 क्रोमोसोम्स है ना, 23C, बस इतना लिख रहा हूँ मैं। और इनके अंदर देखोगे तो इनका जो क्रोमोसोम्स होगा कितना होगा, 23 होगा, क्योंकि गैमेट सेल जब भी लोगे तो गैमेट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इतने होंगे। अब ये क्रोमोसोम्स के पास न्यूक्लियस तो होगा ना भाई, न्यूक्लियस होगा। अच्छा, गैमेट कैसे बने होते हैं, तो जैसे सोमैटिक सेल बने होते हैं, जैसे सोमैटिक सेल के अंदर क्या होती है, चीज़ें डबल हो रही है, वहाँ पे क्या होती है, चीज़ें आधा हो जाती है, बस यही हो रहा होता है। चीज़ें क्या हो जाती हैं, आधा। चीज़ों मतलब सिंपली जो हमारा क्रोमोसोम्स है उसका नंबर क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, अब इस चीज़ को आप प्रोसेस के थ्रू, मतलब सेल डिवीज़न जब आप पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे। सेल डिवीज़न 3 तरीके का होता है। ठीक है, अब ये सब आपको अगर मैं बेसिक से पकड़ूंगा, मतलब समझाऊंगा तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर भी मैं प्रयास करूंगा।
अलग वीडियो से लेके आके, ताकि मैं इस चैप्टर को इधर से रन कराऊँ और साइड में आपको और बेसिक दिखाता रहूँ। आज के लिए मतलब चैप्टर को रन कराने के लिए जितने बेसिक, जितनी समझ की ज़रूरत है वो मैं आज के वीडियो में बता दूंगा, ताकि हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। बाद में एक्स्ट्रा बेसिक की जो ज़रूरत है उसको हम लोग अलग से वीडियो लेके आएंगे और वहाँ पे देखेंगे। तो सेल डिवीज़न टोटल 3 तरीके का होता है। एक होता है आमेटोसिस, दूसरा होता है मेटोसिस, और तीसरे नंबर पे आता है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस। तो अमेटोसिस जो होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर हो रहे होते हैं। बैक्टीरिया वगैरह कौन सा प्रोसेस करता है अपने आप को डबल करने के लिए? अमेटोसिस। मेटोसिस कहाँ पे हो रहा होता है? तो सोमैटिक सेल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? मेटोसिस के द्वारा। ये बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर कौन सा प्रोसेस है सेल डिवीजन का? अमेटोसिस। और ये बैक्टीरिया कर रहा होता है। मेटोसिस के अंदर क्या होता है? सोमैटिक सेल आते हैं। और मियोसिस के अंदर क्या बनता है? गैमेट सेल। यानी गैमेट सेल का फॉर्मेशन किस सेल डिवीजन के द्वारा होता है? तो मियोसिस के द्वारा होता है। इसमें दोगुना की जाती हैं चीज़ें, इसमें दोगुना किया जाता है। यानी अगर n है तो इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? 2n में। समझ पा रहे हैं? और फिर वहाँ से चीज़ें बदलेंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसमें चीज़ें आधा कर दी जाएंगे। ठीक है, इसमें मेन आधा कौन होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मियोसिस में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अगर पिछला पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक देखेंगे। ठीक, अब समझिएगा। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है ह्यूमन बॉडी के गैमेट सेल में, और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है यहाँ भी। ये क्या है? मेल का है। अच्छा, मेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो ये ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या दिखाता है? मेल गैमेट। ये साइन है मेल गैमेट का। तो अब से चैप्टर में मैं जहाँ भी ऐसे दिखाऊंगा ये मेल गैमेट है, और अगर मैंने इसके नीचे प्लस डाल दिया तो ये क्या हो गया? फीमेल का गैमेट है। ठीक है, तो फीमेल गैमेट है। अब समझना ध्यान से, एक बॉडी के अंदर, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर जो सेल है वो कैसे है? सोमैटिक सेल है या ना? और सोमैटिक सेल के अंदर अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए? 46। हाँ या ना? 46 होने चाहिए। लेकिन गैमेट सेल के पास कितने हैं? 23 और 23 है कि नहीं है? यानी यहाँ भी 23 और यहाँ भी 23 हैं। बस यही तो फ़ायदा है। अब ये दोनों क्या होंगे? मिलेंगे। तो ये 23 और ये 23 क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब देखना ध्यान से, इसका डीएनए कुछ और है, इसका डीएनए कुछ और है ना? अब ये दोनों के डीएनए आपस में कंबाइंड होंगे, हाँ या ना? अब एक नया सेल बनेगा। 23 और 23 लेके टोटल कितने हो जाएंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 बन गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलेंगे, हाँ या ना? और इसमें ये टोटल जो आपका डीएनए है वो ये वाला मिक्स कर गया। मिक्स करने से होगा क्या कि इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी, ए वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी और बी वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी कंबाइंड होगी। कंबाइंड होने के बाद इसके डीएनए की कोडिंग और इसके डीएनए की कोडिंग कंबाइंड होगी और एक नई कोडिंग फॉर्म होगी, जिसके अंदर इसका भी कैरेक्टर होगा, इसका भी कैरेक्टर होगा। यस और नो? तो वेरिएशन तो 100% आ रहा है ना भाई? किसी एक के जैसे थोड़ी ना बन जाएगा। क्या इसके तरह बनेगा? क्या इसके तरह बनेगा? नहीं। क्या होगा? कंबाइंड प्रॉपर्टी को लेके एक डीएनए तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर, यानी इस डीएनए के अंदर, मतलब इस सेल के अंदर मतलब इसकी भी प्रॉपर्टी रहेगी और इसकी भी प्रॉपर्टी रहेगी। यस और नो? ठीक। इसीलिए अगर मैं इस जाइगोट को पकड़ूं या इस जाइगोट को पकड़ूं और अगर मैं इसका डीएनए निकालूं तो इसके डीएनए से मैं पता कर सकता हूं कि ये किससे रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड है कि नहीं। आप आगे जाके देखते हो कि बहुत जगह पे समस्याएं क्रिएट होती हैं, हत्या वगैरह होती है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए जांच की जाती है। डीएनए जांच, जैसे कि मान लीजिए ये पता करने के लिए ये जो लड़का है, मतलब इस लड़के के बाप ये हैं कि नहीं है, या इनकी माँ है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डीएनए जांच कराते हैं, है ना? मम्मी और पापा के बारे में आइडेंटिफिकेशन के लिए, है कि नहीं है? ये बच्चा किसका है। तो उस कंडीशन में बच्चे का डीएनए निकाला जाता है, फिर पापा का डीएनए निकाला जाएगा। अब चूंकि सीधी और साधारण बात है, पापा का डीएनए लेके ही तो ये बच्चा बना हुआ है, ये पेरेंट है कि नहीं है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, इन दोनों को पहले ध्यान दीजिएगा, इनको हम पेरेंट बोलते हैं, और ये क्या है? डॉटर। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें पेरेंट आएंगे फिर डॉटर बनेगा। तो ये पेरेंट का डीएनए है कि नहीं है? तो इसके डीएनए में सीधा इनका डीएनए नजर आएगा, तो पता चलेगा कि इनके फादर है। नहीं आया तो इसका मतलब ये फादर नहीं है। क्लियर है? इनका डीएनए चेक किया गया, ये मदर है कि नहीं है, तो सीधी बात है, अगर इनका डीएनए मिलेगा इस सेल में तो इसका मतलब ये मदर है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रोसेस हुई है इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो 23 मिलके तभी तो 46 बनेंगे। अच्छा, ये 46 ये भी होता है, ये 46 तब तो कितना हो जाता? अब ज़्यादा हो जाता ना? कितना हो जाता? 46 कितना होता है? 92। और 92 में तो राक्षस बन जाएंगे, लेकिन ये आदमी थोड़ी ना बनेगा।
ये तो ह्यूमन बीइंग बनाना है ना हमको, इसीलिए हमको सबसे पहले गैमेट सेल के फॉर्मेशन में सबसे पहले नंबर को क्या करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है क्रोमोसोम्स के। ठीक है, आइए समझ में आ गया होगा। तो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी को इतने में आप समझ लीजिएगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि दो पेरेंट सेल मिलेंगे। पेरेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, एक मेल का और एक फीमेल का। सबसे पहले पेरेंट सेल मिलेंगे, ये है, ये है, ये दो पेरेंट सेल हैं, पेरेंट सेल हैं। ये पेरेंट सेल आपस में मिलेंगे तो पैदा होगा एक नया सेल और इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल फर्दर डॉटर सेल भी आगे जाके क्या करेगा, ये भी एक नया पेरेंट सेल ढूंढेगा, मतलब एक नए सेल को लाएगा, फिर कंबाइंड होगा, ये भी एक नया डॉटर सेल पैदा कर देगा। समझ में आएगा। तो पेरेंट सेल से मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या होगा इसमें ये भी समझ में आ गया है, कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, वेरिएशन क्यों आता है ये भी आप लोगों ने समझ लिया, डीएनए का खेल क्या है ये भी आप लोगों ने समझ लिया, क्लियर है। अब बेसिक्स क्लियर हैं, अब हम समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन होगा कैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मेनली हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन क्या करते हैं ये आप समझ में आ चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब पीछे का तमाम जो स्ट्रेस है उसको दूर करिए, स्टार्ट करिए। अब तो सबसे पहले ह्यूमन क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जो ह्यूमन होते हैं वो कैसे होते हैं, विवी पैरस होते हैं। विवी पैरस, विवी पैरस का मतलब क्या होता है कि मेनली जो ह्यूमन बीइंग होता है वो नया ऑर्गेनिज्म जो बनाता है उसको जन्म देता है। समझ में आ रहा है, क्या देता है, जन्म देता है। मतलब यहाँ पे बर्थ होगा, जो जन्म होगा वो कैसा होगा, आपको समझ में आ रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म से, दैट मीन्स जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा जो होता है माँ के पेट से निकाला जाता है कि नहीं है। तो ये क्या है कि माँ जो है जन्म दे रही है, ठीक है, बच्चे को। तो इसका मतलब ह्यूमन के अंदर विवी पैरस होता है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्चुअल में पैदा नहीं करते हैं, जैसे डायरेक्ट बच्चा निकलता नहीं है, सबसे पहले वो अंडा देते हैं। वो किसको देते हैं, अंडा, उस अंडे से बच्चा निकलता है। समझ पा रहे हैं, तो उनको ओमी विवी पैरस बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ह्यूमन कैसा होता है, विवी पैरस होता है। इसमें क्या होता है कि जन्म दिया जाता है डायरेक्टली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बर्थ डायरेक्टली। क्लियर है, इतने से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से और हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर तीसरी बात आप करोगे तो यहाँ पे जो होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग बॉडीज के अंदर होते हैं। मेल गैमेट अलग बॉडी में, फीमेल गैमेट अलग बॉडीज में, मतलब दोनों गैमेट सेल एक तरीके से नहीं होते, मतलब सेम नहीं होते हैं। यस और नो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईमॉर्फिज्म। हाँ, मॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट डिफरेंट। यस और नो। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है क्या बोलते हैं, हर्मीफ्रोडाइट। हर्मीफ्रोडाइट मैंने पढ़ाया है, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उन्हीं के एक ही की बॉडी में होते हैं, तो उनको हर्मीफ्रोडाइट बोलते हैं। और जहाँ पे अलग अलग होते हैं उसको सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात याद रखिएगा। और ये आप याद रखिए कि ये सभी कहानियाँ, मतलब मेनली ये तो सब हो रहा होगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिप्रोडक्शन है, मतलब ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट इन प्यूबर्टी एज। मतलब समझिएगा ध्यान से, ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है यानी जो काम होगा ये तभी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक नया ऑर्गेनिज्म बना यानी एक बच्चा बना तो फिर वो तुरंत नया एक बच्चा बना देगा, नहीं। एक एज स्टार्ट होती है, उस एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी एज। उस प्यूबर्टी एज के बाद से, यानी जब तक एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर या ह्यूमन का प्यूबर्टी एज नहीं आ जाता तब तक वो ये काम नहीं कर सकता है। जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन, वो तो जब पैदा हुआ तब से चल रहा है। जब वो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद से ये चीज़ें बननी स्टार्ट हो गई, तब से जब बच्चा यहाँ पे जन्म ले रहा है तब से ये चीज़ें चल रही हैं। डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, वो सब चल रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन का जो काम है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होता है। उस पर्टिकुलर टाइम
को हम बोलते हैं प्यूबर्टी एज। मतलब एक बच्चा जब प्यूबर्टी एज में जाएगा तब उसके बाद से ये काम स्टार्ट करता है कि वो नया ऑर्गेनिज्म बनाने लायक बन सकता है। उसके पहले तक वो नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लायक नहीं है। समझ पा रहे हैं? मेनली मेल के अंदर जो प्यूबर्टी एज है वो कब से रखी गई है? मेल के अंदर 13 से 15 साल के बीच में, है ना, प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज क्या होता है? मेनली किशोरावस्था इसको बोल सकते हैं हम लोग। प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में ये रिप्रोडक्शन होगा तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास अगर डाइजेशन होना है तो डाइजेशन के लिए हमको क्या चाहिए? डाइजेशन के लिए हमको डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे एंजाइम चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, तब जाके हमारा डाइजेशन होगा खाने का। रेस्पिरेशन अगर हमको करना है तो रेस्पिरेशन के लिए हमको क्या चाहिए? रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, है कि नहीं है? वैसे ही अगर हम चाहते हैं क्या रिप्रोडक्शन करना, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी हमको क्या चाहिए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए। और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये तभी काम करना स्टार्ट करेगा जब हमारी जो एज होगी 13 से 15 साल की होगी। समझ में आ रहा है? इस 13 से 15 साल के बीच में होगा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेच्योर हो जाएगा और एक्टिव होगा। समझ पा रहे हैं? एक्टिव कब होगा? जब हमारी एज प्यूबर्टी एज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? जब हम प्यूबर्टी एज में आएंगे तब जाके रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा? एक्टिव होगा। इसके पहले इसकी औकात, इसकी क्षमता नहीं होगी कि ये नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर पाए। ठीक, तो मेल के लिए ये होता है, फीमेल के लिए अप्रॉक्स यही होता है, बस थोड़ा सा पहले हो जाता है, ठीक है ना। तो 11 से 14 साल के बीच में जो फीमेल होती है उनका आ जाता है, मतलब प्यूबर्टी एज उनकी 11 से 14 साल के बीच में होती है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब उस सिस्टम के अंदर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, माउथ है, इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन लगे हुए हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स एक ऑर्गन है कि नहीं अपने आप में, तो बहुत सारे पार्ट हैं। वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो सब के सब तभी एक्टिव होंगे जब हम प्यूबर्टी एज में जाएंगे। क्लियर है? मेनली मेल का जो होता है, मेल का जो प्यूबर्टी एज मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छा है, ये तो स्टार्टिंग टाइम है, इंड कब होगा? भाई इंड भी होगा। देखिए यहाँ पे ये आजीवन चलेंगे, मैंने पहले ही बोला था वो लाइफ प्रोसेस है, जीवन जब तक रहेगा तब तक ये चलेंगे। इसमें स्टार्टिंग और इंड, देखिए स्टार्ट कब से हो रहा है? 13 से 15 साल में, है कि नहीं है? जबकि यहाँ तो पैदा हो रहा है तभी से हो रहा है। अच्छा, स्टार्ट होने का टाइमिंग ये है, इंड होने का टाइम क्या है? मेल का जो होता है लगभग चलते रहता है, लगभग 70-80 सालों तक, जब तक वो जिंदा है तब तक ये चलता रहता है, मतलब वो तब तक रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फीमेल का एक टाइम के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं? उस अवस्था को, फीमेल की उस अवस्था को कि जहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रिप्रोड्यूस करने का जो कैपेबिलिटी है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने का जो कैपेबिलिटी है, जब वो डन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोपॉज। क्या बोलते हैं? मोनोपॉज। समझ में आ रहा है? मेनली आप इस टर्म को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम डीप में समझें तो मेनली आप जानते हैं कि ये मेल के अंदर तो चेंजेस से पता चलता है कि इनकी प्यूबर्टी एज आई है, लेकिन फीमेल के अंदर एक सिस्टम क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है जहाँ से उनको पता चल जाता है कि वो उनकी जो इस एज है वो प्यूबर्टी एज में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी अब वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है? तो मेंसुरेशन, ठीक है, मासिक धर्म चक्र जिसको बोलते हैं, या नॉर्मल भाषा में जिसको पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो फीमेल के अंदर स्टार्ट कब हो जाता है? 11 से 14 ईयर के एज में स्टार्ट हो जाता है क्या? पीरियड। और ये कब तक चलता रहता है? तो मेनली लगभग 50 मतलब ऐसे मान सकता हूँ कि 50-50 साल के भीतर या उससे पहले भी कभी कभी क्या होता है कि ये जो पीरियड है वो डन हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। जब तक पीरियड है तब तक ये सिग्निफिकेंस है कि क्या हो सकता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। जब ये पीरियड की कहानी खत्म, दैट मीन्स मोनोपोज के स्टेट में आ गई वो, तो इसका मतलब अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। समझ पा रहे हैं? यानी अब उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेट हो गया है। हाँ, ये जो देखिए फीमेल के अंदर जो एग वगैरह है, मैं एकदम सीधी सीधी बात बोलूँ तो फीमेल के अंदर जो एग सेल का फॉर्मेशन होता है वो उनके एम्ब्रियोटिकल, या सीधा सीधा बोलूँ जब वो पेट में रहते हैं, फीमेल जो जब पेट में रहती है माँ के, तब से ही एग सेल बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? मेल के अंदर तो तब बनना स्टार्ट होगा कब? 13 से 15 साल के बीच में जब वो आते हैं तब जाके स्पर्म सेल बनना स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल के अंदर तो जब वो पेट में रहेंगे तभी से स्टार्ट हो जाता है क्या? एग सेल का बनना। बट वो मेचुरेशन जब होता है कब होता है? तो मेच्योर कब होते हैं? जब पीरियड आना स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो पीरियड के थ्रू सिग्निफिकेंस है कि उनका जो एग सेल है वो क्या चुका है? मेच्योर हो चुका है। उसके पहले मेच्योर नहीं रहता वो एग सेल। बहुत
हाँ, तो वो बन के तैयार रहेगा, बस पीरियड के थ्रू ये सिग्निफिकेंट मिलता है कि अब वो क्या है। जैसे वही तो आपको पहले अगर क्लास 10th के अंदर पढ़े होंगे जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि एक्सेल बनता है, तो एक्सेल के थ्रू वो रप्चराइज होता है, मतलब उसको मतलब स्पर्म सेल की एक आवश्यकता होती है बट नहीं मिलता है तो वही रप्चराइज हो जाता है, तो वही पीरियड बन जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो पीरियड की कहानी को मैं वही बता रहा हूँ कि अब ज़्यादा हम उसमें जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं बारी बारी आपको, जैसे आपको यहाँ से आगे एक और चैप्टर मिलेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहाँ भी समझाया जा सकता है, या क्लास 10th का जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ भी समझा दूंगा। फिलहाल मैं पीरियड के बारे में अलग से मैं क्लास रखूँगा, उसमें समझा दिया जाएगा। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। फिलहाल में हमको लग रहा है कि आपको बेसिक पता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। बेसिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेनली आप सभी लोग को पता है पीरियड कब स्टार्ट होता है, तो पीरियड वाली कहानी तो आप सभी लोग जानते हैं। पीरियड में क्या होता है ये जरूरी है जानना, जिस चीज़ को मैं जरूर आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल में समझिए मोनोपॉज जब आएगा, देखिए इनका मोनोपॉज होता है, मोनोपॉज में ये नहीं कर सकते हम, लेकिन मेल का जब तक है तब तक चलते रहता है। समझ पा रहे हैं। तो मेल का जो अंत है, आई थिंक जहाँ तक लगता है कि लगभग 70-80 सालों तक इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबके पास ही होती है क्षमता, किसी की होती है किसी की नहीं भी होती है, वो अपने अनुसार काम होता है, वो अपने बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, अपना एक कैपेबिलिटी होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम देखा जाता है कि 50 सालों तक क्या होता है, मोनोपॉज आ जाता है, दैट मीन्स पीरियड बंद हो जाता है। और पीरियड आना बंद होने का मतलब ये सिग्निफिकेंस है कि अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका क्या हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका है। समझ में आ रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डीएक्टिवेट होने का मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, यानी अब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, सीधी मतलब सीधी बात यही है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब बहुत सारे काम होंगे, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब नए बच्चे को जन्म देना। अब वो रिप्रोडक्शन एक बार में तो हो नहीं जाएगा, एक बार में तो होगा नहीं, कई सारे काम होंगे। जैसे रेस्पिरेशन करते हैं, देखिए हम पिछले से कनेक्टेड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। मेनली अगर हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस एक ही बार में लंग्स तक पहुंच जाता है नहीं। सबसे पहले हमारा नॉस्ट्रिल लेता है, नाक के थ्रू अंदर जाता है, नाक के बाद फिर कहाँ जाता है, फेरिंग्स के अंदर जाता है। अब नाक के अंदर भी बहुत सारा काम होता है, नाक के बाल होते हैं, गॉबलेट सेल होता है, फिर क्या होता है हमारे पास क्या बोलते हैं, सिलिएटेड सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, जो गॉबलेट सेल, जिसके पास गॉबलेट सेल होते हैं, वो म्यूकस सीक्रेट करता है, तो धूल के कण चिपकाए जाते हैं, हवा को प्योरीफाई किया जा रहा है, तो अंदर बहुत कुछ हो रहा है नाक के अंदर। फिर यहाँ से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर भी वो सेल मिलेंगे म्यूकस, सॉरी वो सेल मतलब वो सिलिएटेड जो सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है वो पुनः मिलेगा, वो गॉबलेट सेल फिर म्यूकस सीक्रेट करेगा, फिर उसको प्योरीफाई किया जाएगा ट्रैकिया के अंदर, फिर वहाँ से वो कहाँ पे जाएगा, ब्रांचेस के अंदर जाएगा, ब्रांचेस से ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस से एल्वली तक पहुंचेगा। समझ पा रहे हैं। तो कई स्टेप में हो रहा है ना, एक बार में तो हो नहीं रहा है। ऐसे ये रिस्पिरेशन जो है या सॉरी रिप्रोडक्शन जो है ये भी कई सारे पार्ट में होता है, यानी कई सारे स्टेप्स में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट। समझ में आ रहा है। तो रिप्रोडक्शन भी कई सारे स्टेप में होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट। तो हम समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव इवेंट कितने होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग सबसे पहले जब पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, तो उसमें सबसे पहले हम यही पढ़ते थे कि कैसे कैसे जो सांस है या जो खाना है वो अंदर जाएगा, किन किन रास्तों से, कैसे कैसे होते हुए, है ना। तो ऐसे ही जो रिप्रोडक्शन होगा, ये रिप्रोडक्शन का जो काम है वो कैसे डन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट बोलते हैं। तो देखते हैं कितने रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं, आई बात समझ में। तो रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है भैया, रिप्रोडक्टिव, बहुत सारे क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट। रिप्रोडक्शन तो एक काम है ना, उसके अंदर बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे स्टेप होते हैं। अब सबसे पहला जो इवेंट होता है वो क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन। क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले स्टेप को या सबसे पहले इवेंट को गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, गैमेट सेल का फॉर्मेशन। गैमेट मतलब मेल का गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल का ओवम। तो गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट मतलब फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, इसका फॉर्मेशन। फिर क्या होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा, उसमें इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन मतलब एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्म सेल होते हैं, स्पर्म सेल मोटाइल होते हैं, है ना, ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन जो ओवम सेल होती है वो ओवम सेल क्या होती है, फिक्स होती है
है ना। ओवम सेल नॉन मोटाइल होती है, वो मूव नहीं कर सकती, है ना। तो ओवम सेल नॉन मोटाइल होती है, डू नॉट मूव, तो वो तो एक जगह पे रुकी रहेगी। कौन? ओवम यानी एक्स सेल। जबकि स्पर्म सेल केवल क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो इसका मतलब अब एक बात तो ये भी सही है ना कि भाई देखो, ओवम सेल किसके पास है, स्पर्म सेल किसके पास है? मेल बॉडी के अंदर है, और फीमेल बॉडी के अंदर है हमारा ओवम सेल, ठीक है ना। ये फीमेल बॉडी में है और ये किस में है? मेल बॉडी में है। समझना है ध्यान से। तो मेल बॉडी के अंदर स्पर्म सेल, ओवम के अंदर, सॉरी फीमेल बॉडी के अंदर ओवम सेल। अब दोनों बॉडी अलग अलग है ना, तो अब मेल बॉडी से, अब हमको पता है कि फीमेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर जो एक्स सेल है वो ट्रांसफर हो नहीं सकता, मतलब वो तो जाएगा नहीं। जाएगा कौन? मेल बॉडी के अंदर का जो स्पर्म सेल है, यानी उसका जो गैमेट सेल है वही ट्रांसफर होगा। तो हमको दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? जब बन गया है दोनों के अंदर, तो अब क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो गैमेटोजेनेसिस के बाद दूसरा जो पोर्शन होता है स्टार्ट, वो क्या होता है? ट्रांसफर का। इसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा कि गैमेट का ट्रांसफर कराना। अच्छा, ट्रांसफर होगा कहाँ? तो स्पर्म का ही ट्रांसफर होगा। स्पर्म ट्रांसफर होकर कहाँ चला आएगा भैया? ओवम के पास। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। अब जब इंसेमिनेशन हो गया तब उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। सीधा मतलब है, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये वही चीज चल रही है जो हम लोगों ने वहां पे देखा था। ये था हमारे पास मतलब मेल गैमेट, ये था हमारे पास फीमेल गैमेट था ना। ये दोनों आपस में क्या हुए हैं? मिले हैं। तो सबसे पहले इसी चीज को इसने बोला कि सबसे पहले बनेंगे तब ना मिलेंगे। तो सबसे पहले बने, फिर एक जगह आए, और एक जगह आके फिर क्या हो गए? मिल गए। तो मिलने के बाद ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तभी तो होगा, पहले बने फिर मिले, अब मिलने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। किसी में इंक नहीं है, थोड़ा इंक डालिए उसमें, ठीक है। अब जब ये मिल गए तो क्या बनाएंगे? ये सब ध्यान देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? एक नया सेल बनता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जाइगोट। बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट अपने जैसा, अब देखिए जाइगोट मतलब सोमैटिक सेल, सीधा मतलब समझिए सोमैटिक सेल। अब ये सेल बहुत सारे सेल बनाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक छोटे सेल से तो नहीं बनेगी, हम यूनिसेलुलर हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं। हम मल्टी सेलुलर की बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक सेल बना है। तो ये एक सेल बहुत सारे सेल बनाएगा यहाँ से, और ये क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। भाई नया सेल कैसे बना सकता है? सेल डिवीजन से। तो ये जाइगोट पहले 2 नए सेल बनाएगा, फिर 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, इस तरीके से संख्या बढ़ते जाएगी। समझ में आ रहा है? और एक कंडीशन के बाद, मतलब एक सेल जो है अपने आप को तोड़ के बहुत सारे नए सेल जब बना देगा, तो एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा सेल का जिसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। यानी ये जाइगोट अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा? तोड़ तोड़ के मतलब नए कोशिकाएं बना के ब्लास्टोसिस्ट में। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा भैया? जाइगोट। और जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट। आपको पता है ना हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है? ब्लास्टोसिस्ट से। क्या बात कर रहे हो सर, अभी तक सेल बोल रहे थे, ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा भैया? फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। यस और नो? अब इसके बाद क्या होगा भैया? फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप चाहो तो बोल सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट फॉर्म हो गया तो जाइगोट क्या करेगा? ब्लास्टोसिस्ट को फॉर्म करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जाइगोट फॉर्म, या फॉर्म नहीं, जाइगोट स्टार्ट सेल डिवीजन, स्टार्ट मेकिंग मल्टीपल सेल, ठीक है, मल्टीपल न्यू सेल थ्रू द सेल डिवीजन करेगा। और सेल डिवीजन करके क्या कर देगा? एक नया चीज बनाएगा जिसका नाम होगा ब्लास्टोसिस्ट। तो जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में, जिसको हम लोग पहले ये बोल रहे थे। पहले देखना फिर से, यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, नहीं तो फिर मेरी पुरानी अवधारणाएं गलत हो जाएंगी। जैसे सेल है, मतलब गैमेट सेल मिला तो क्या बनाएगा? गैमेट सेल है, गैमेट सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये है ऐसे प्लस ऐसे, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से ही क्या बनता है? फिर आपका फीटस बनता है। फीटस मतलब हाथ पैर आने लगते हैं बच्चे के। फिर उसके बाद क्या बन जाता है? बेबी बनता है ना। क्लियर है? ठीक है, बोलो हाँ या ना। मेनली जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बन रहा है वही ब्लास्टोसाइट ही है।
ठीक है ना। तो मेनली ब्लास्टोसाइट से पूरी बॉडी बनेगी, ब्लास्टोसाइट से स्टार्ट होगा निर्माण होना हर ऑर्गेनिज्म का। तो एम्ब्रियो मत कहो, जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच की कहानी है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसाइट नहीं ब्लास्टोसिस्ट, याद रखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, ध्यान देना ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तो ये जाते हैं क्या होगा, पहले ध्यान देना ये एक्चुअल में मिलेंगे कहाँ, जैसे गैमेटोजेनेसिस है तो गैमेटोजेनेसिस मेनली कहाँ पे होता है, तो अपना अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा सबका, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर गैमेटोजेनेसिस बन रहा होगा, मतलब एक्स सेल होगा, एक्स सेल कहाँ पे पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है कि नहीं है। और जो स्पर्म सेल होता है वो मेनली कहाँ पे पाया जाता है, अब फ्लावर के अंदर मत चले जाना कि पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है, मेनली आपको स्पर्म जो मिलेगा वो टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल पाया जाता है और ओवरी के अंदर एग सेल पाया जाता है। अब ओवरी के पास स्पर्म सेल आया, इंसेमिनेशन हो गया, अब ओवरी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ओवरी के अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ओवरी से ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनेगा, ध्यान देना, ये सब अभी तक ओवरी के अंदर हो रहा है, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट वहाँ से हटेगा क्योंकि अब उसको बड़ा बच्चा बनाना है, तो ओवरी के पास उतना स्पेस नहीं है, और चूंकि बच्चा बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बेबी बनाने के लिए मेनली उसको चाहिए न्यूट्रिशन भी, न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए, सेल नया सेल बना रहा है या नया पूरी बॉडी बना रहा है तो उस बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए, जीव है भाई, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एक्चुअल में कहाँ जाएगा, यूट्रस के पास। कहाँ जाएगा अब ये, यूट्रस के पास। अब ये ब्लास्टोसिस्ट उठ के यूट्रस के पास जाएगा और यूट्रस से जाके कनेक्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, यूट्रस से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, यूट्रस की दीवार है, यूट्रस की दीवार से हमारा ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। तो पांचवें के बाद छठा जो प्रोसेस होगा मैं इसको इधर से मिटा दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ से पांचवें के बाद जो छठा प्रोसेस होगा वो छठे में क्या होगा कि इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है बता सकते हैं, इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट कनेक्ट टू यूट्रस वॉल, ठीक है। यूट्रस वॉल से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, कौन, ब्लास्टोसिस्ट। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद अब ये ब्लास्टोसिस्ट 9 महीने तक वहीं पे रहेगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से जब कनेक्ट हो गया तब कितने महीने तक रहेगा, 9 महीने तक। 9 महीने तक क्या होगा, उस पूरे ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा, समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैसेस्टेशन। क्या बोलते हैं, गैसेस्टेशन, ठीक है, ठीक। गैसेस्टेशन के मतलब क्या होगा कि डेवलपमेंट पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट पीरियड। ये कितने महीने का होता है, 9 महीने का, ठीक है। 9 महीने तक उस बच्चे का, उस ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा, वो ब्लास्टोसिस्ट नया शरीर बना रहा होगा। ब्लास्टोसिस्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया है, याद है कि नहीं याद आपको। ब्लास्टोसिस्ट मतलब 3 जर्म लेयर होती है उसके ऊपर। हम लोग कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है जिनको हम समझा दे रहे हैं। ये जाइगोट है, ये जाइगोट रिपीटेडली बहुत सारे क्या बनाएगा, सेल बनाएगा, यानी बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे सेल के, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यही क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट की जो संरचना होगी कुछ इस तरीके से होगी कि देखिए इसके ऊपर 3 जर्म लेयर आ जाएंगी। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब 3 जर्म लेयर आएंगी। सबसे पहले वाले को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, सबसे ऊपर वाली लेयर एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के बाद फिर क्या पैदा होगा, क्या होगा, मीजोडर्म, यानी बीच वाली को हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोल देंगे, मीजोडर्म। और मीजोडर्म के अंदर जो होगी उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। हमारी पूरी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी का जो ऑर्गन है, इन्हीं तीनों लेयर से मिलके बना है। इनको 3 जर्म लेयर बोलते हैं। तो मेनली ब्लास्टोसिस्ट जो होता है 3 जर्म लेयर का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखेंगे। ब्लास्टोसिस्ट कितनी जर्म लेयर से बना है, 3 जर्म लेयर से बना है ना, 3 जर्म लेयर से मिलके बना है, ठीक है।
इसीलिए एनिमल जो होते हैं, एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, हम लोग क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा वाले जितने हैं वो सब के सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, अगर हम बात करें वही एनिमल के अंदर नाइडेरिया की और टिनोफोरा की तो कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक है ना? ये बात ध्यान रखेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस से डिप्लोब्लास्ट स्टार्ट होता है। क्लियर है? चलो तो देखो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर होती हैं और इन्हीं तीनों लेयर से हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। ये पूरा का पूरा जो जाइगोट है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ रहा है? और यही क्या बन जाता है? आपका ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर टोटल कितनी लेयर? 3 लेयर। और हमारे पूरे जो ऑर्गन हैं वो किससे बने हैं? इन्हीं तीनों लेयर से मिलके बने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक्टोडर्म याद रखेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस वॉल से कनेक्ट हो गया, इम्प्लांटेशन, उसके बाद 9 महीने तक उसका डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट हुआ उस ब्लास्टोसिस्ट का, वो एक नया बच्चा बना देगा 9 महीने के भीतर। और उसके बाद हमको क्या करना है? उस बच्चे को बाहर निकालना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में डिलीवरी बोलते हैं। ऐसा अनु, यानी बच्चा जन्म होता है तो दैट मीन्स बोलते हैं ना डिलीवरी। तो दैट मीन्स उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। याद रखेंगे, पार्चुरेशन का मतलब बच्चे का जन्म होना, है ना? यानी सीधा सीधा लिख दो चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और जब बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद क्या होता है? ये 8वां प्रोसेस है। इसके बाद 9वें नंबर पे आइए। जब बच्चा पैदा होगा तो उसको न्यूट्रिएंट के रूप में, जैसे होता है ना माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना? तो देखिए उसके पहले जो मिल्क की जो फीडिंग होती है वो नहीं होती है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए फीडिंग की जाती है ना? कि बच्चे को जीवित रखना है। तभी नहीं, देखो ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, यहाँ पे बच्चा पैदा गेम ओवर, ये पूरा चल रहा है। रिप्रोडक्टिव इवेंट लास्ट तक चलेगा। बच्चा पैदा हो गया और बच्चे को क्या, ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? उसके पहले बच्चे के लिए दूध नहीं ना बन रहा था, बच्चा नहीं था, दूध नहीं बन रहा था। अभी क्या होगा? उसको दूध पिलाना है, तो दूध पिलाने के लिए भी रिप्रोडक्टिव इवेंट हो रहा है। रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है वो। समझ में आ रहा है? नया बच्चा बनेगा तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? दूध की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए प्रोसेस होता है लैक्टेशन। क्या होता है? लैक्टेशन। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है? ये टोटल 9 इवेंट आपको नजर आ रहे होंगे। ये टोटल 9 इवेंट होते हैं और तब जाके हमारा पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा ये पूरा काम है। ये पूरा का पूरा क्या है? रिप्रोडक्शन है। समझ आ रहा है? नया ऑर्गेनिज्म बनाना या नया ऑर्गेनिज्म बनाने का जो काम होता है वो 9 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले गैमेट बनेगा, गैमेट सेल बनेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमेट के तो होगा नहीं। जस्ट ह्यूमन के बारे में पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली शर्त है गैमेट होना चाहिए। तो गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस बन गया। अब भैया हमको पता है कि ये दोनों ऊपर से नहीं, जादू थ्रू नहीं मिल जाएंगे, इनको एक पास लाना पड़ेगा। तो इंसेमिनेशन हो गया, मिल गए तो फिर एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, यानी जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन में मिल गए तो जाइगोट बन गया। जाइगोट फिर उसके बाद मल्टीपल सेल बनाएगा, उसके बाद क्या बन जाता है? ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट क्या, मैंने साइड में बता दिया आपको, है ना? अब ब्लास्टोसिस्ट बन गई तो उसके बाद क्या होगा? ये ब्लास्टोसिस्ट चली जाएगी अपने आप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने के लिए यूट्रस वॉल के पास। तो यूट्रस वॉल से जाके कनेक्ट हो जाएगी। अब जब यूट्रस वॉल से कनेक्ट हो गई तो उसके बाद फिर क्या होगा? वहीं पे उसका डेवलपमेंट होगा 9 महीने तक। तो एसेस्टेशन हो गया। उसके बाद फिर जब 9 महीने प्योर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद वो बच्चा तैयार हो जाएगा, है ना? अब उसको क्या करना है? बाहर निकालना है यूट्रस से। तो इस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। अब जब बच्चा बाहर आ गया तो फिर उसको दूध पिलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उतना डेवलप नहीं ना बच्चा कि तुरंत रोटी खिलाओगे, तुरंत पैदा हुआ रोटी खिलाओ खा लेगा, है ना? तो उसके लिए उसको दूध पिलाना पड़ेगा। तो वो भी रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। समझ आ रहा? तो ब्रेस्ट फीडिंग दैट मीन्स लैक्टेशन। तो ये टोटल 9 इवेंट है और ये 9 इवेंट आपको क्या करने पड़ेंगे? पढ़ने पड़ेंगे। कहाँ पे? रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी आज की समझ में आ गई होगी बेसिक के साथ, और ये भी समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे डन करूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स, जहाँ पे हम लोग गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।